सा नीचे अपने घरेलू ट्रिगर्स के चलते वेट इन वॉच वाला थोड़ा सा माहौल जरूर होगा। लेकिन डिम्पी क्या करें जो लॉन्ग वाले ट्रेडर्स हैं और जिनको फ्रेश लॉन्ग करना है, अब क्या समय आ गया? बाजार स्थिर होते हुए दिख रहे हैं अब तो? नहीं, समय अभी नहीं आया। थोड़ी देर पहले तो हिडलबर्ग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें तो स्थिरता तो अभी नहीं आई है, ना ये पॉइंट्स पे आई है, ना ही कन्विक्शन में आई है। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर से अभी भी कुछ भी आ सकता है। हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या निकल के आ जाए। तो फिलहाल आप लेवल्स के साथ, अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन वो अब तरीका है कि खबर को ये जज करने का कि हाँ 24 घंटे बाद ये खबर देश के अंदर गिरने वाली है, ग्लोबल वाली नहीं है। आपके पास क्या है जिससे आप आइडिया ले सकते हो कि हाँ बाजार चलेगा नहीं चलेगा? खबर तो किसी के पास भी नहीं होती, तो फिर आइडिया कैसे होता? तो आइडिया होता है आपको लेवल से और आपकी उसकी कन्विक्शन से और बैक टेस्टेड फॉर्मूले से। आप बैक टेस्टेड करके आते हो, आप ये बात पहले से तय करते हो, अच्छा ये चीज़ है, ये पहले भी ऐसी हुई थी, ठीक है, ये ऑप्शंस का डाटा है, इससे पता लगता है, ये चीज़ है, ये सारे फैक्चुअल डाटा जिससे आपको पता लग रहा है। न्यूज़ तो किसी के पास भी नहीं, अगले 100 दिन में क्या होने जा रहा है किस विश्व में या भारत के अंदर, तो किसी के पास भी खबर नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आइडिया ही ले सकते हैं, यानी किसी जजमेंट लेते हैं। और हमने कई बार कहा है कि डेरिवेटिव या फिर मार्केट ऑल अबाउट पोजीशनिंग की बात है। आप प्रोबेबिलिटी के गेम के अंदर हो, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी ठीक बैठती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंटली तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कॉन्फिडेंटली मैं भी कह देता तो फिर मैं यहाँ नहीं होता और आप भी वहाँ नहीं होते। हम प्रोबेबिलिटी के बिजनेस के अंदर हैं कि अच्छा ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो इसके चांसेस में क्या है कि 24,400 450 की रेंज जब तक पार नहीं होती है तब तक शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। दूसरा पॉइंट, एक राउंड की आप कंफर्मेशन कर चुके हो। आप फ्राइडे का सेशन, उससे पहले का सेशन आपने देखा होगा, आपने 24,000 को बहुत अच्छे से बचाया, पूरा वीक बचाया आपने 24,000 को, और बहुत ही अच्छे नोट पे क्लोजिंग भी की है, भले वो ग्लोबल मार्केट से आई है। जिनके पास पोजीशंस हैं वो 24,000 24,200 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और वेट करें कि 24,000 450 टूटे। देखिए मैं आपको सही बात बताऊं, आज ये हिडलबर्ग वाला मामला नहीं होता ना तो आप ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर आप वैसे भी गैप खोलते। ऐसा नहीं कि गैप आज नहीं हो सकता, अभी सिर्फ 32 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है गिफ्ट निफ्टी पे, और मेरा ऐसा मानना है कि गिफ्ट निफ्टी इस समय इग्नोर करके करना चाहिए उसको काम। तो आप 24,400 450 की वेट करो, जिस दिन पार होगा क्लोजिंग होगी आपको बढ़िया रिटर्न और आपका वेट कर रहा है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 24,200 और 24,000 वापस टेस्ट होने पर एवरेज नहीं करना, कुछ मत करना, आराम से बैठना। थोड़ा सा समय और चाहिए हीलिंग और हीटिंग के लिए मार्केट्स को, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। जिनके पास शॉर्ट करने की पोजीशन है या शॉर्ट कर रखा है, पुराना शॉर्ट कर रखा, मान लो ऊपर से शॉर्ट किया हुआ है, तो मैं उनके लिए भी क्लियर कर देता हूँ 24,000 450 की क्लोजिंग मिलने के बाद अपने शॉर्ट्स को धीरे धीरे आप कवर कर लो। 650 पे तो अलार्म बज जाएगा कि आपको कवर करना ही है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं छूटेगा। तो आप चाहो तो पहले 24,000 पे करना चाहिए था, नहीं कर पाए तो 24,000 450 का ट्रेल लगा के रखना, जिनके पास ऊपर का शॉर्ट पड़ा हुआ 25,000 की रेंज का। तो दोनों के लिए मैंने अभिषेक जी लेवल आपको बता दिए हैं, और ये भी बता दिए कि ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सतर्क रह के सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे काम करना है, आगे पीछे काम करने से वो बचे। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर रणनीति हो गई। निफ्टी बैंक को लेकर डिम्पी क्या जो डाइवर्जन था उसमें क्या कोई कमी हम देखेंगे? कोई डाइवर्जेंस के अंदर कमी नहीं आएगी, डाइवर्जेंस जस के तस रहेंगे, क्योंकि जिनको डाइवर्जेंस खत्म करने हैं उनका भी थोड़ा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ना मार्केट के अंदर ये खबर वापस आई है हिडलबर्ग वाली, इसका इम्पैक्ट अभी तक तो कुछ भी नहीं है, मेरे को लगता भी नहीं है कि होगा, लेकिन फिर भी समय तो लगेगा ना। ये बोलने में, ये करने में भी मार्केट को कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। तो 2 दिन तक तो भी डाइवर्जेंस एज इट इज़ रहेगा, कोई भी मार्केट के अंदर बड़ा हिस्सा आके ऐसे आपस में नहीं जुड़ने जा रहा है। दूसरा पॉइंट, 50,000 के ऊपर 50,000 के नीचे वाले लेवल आप फिक्स करके रखें। एक और लेवल मैं इसमें और फिट कर देता हूँ, 50,000 50,200। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है डरने घबराने की चिंता नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने को तैयार है और ये हो सकता है कभी भी ब्रेकआउट कर दे। दूसरा पॉइंट, 50,500 के पास आने पर ही एक राउंड का ग्लोबल वाले फैक्टर्स को वो धूमिल कर देगा, अब वो फाइनेंस से बाहर हो जाएगा। जब तक आप 24,000 450 वहाँ पर निफ्टी पर और 50,000 550 बैंक निफ्टी पर नहीं लेके आते, क्लोज नहीं करवाते, तब तक ये ग्लोबल मैटर वाला हिस्सा जस का तस बरकरार रहेगा मार्केट के अंदर। एक बार ये पार हो जाएगा तो उसके बाद आप बढ़िया से इसके अंदर आगे चल सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। और बाजार के अंदर अच्छा लेना है पोजीशन से 2 हिस्सों में लेना, या तो भाई ब्रेकआउट होने दो,
या तो फिर सपोर्ट पे आने दो, बीच में लेने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ले भी रहे हो मान लो बीच में, तो आप छोटे छोटे लेवल्स के साथ लो। एग्जांपल के लिए मेरे को 10 लॉट बैंक निफ्टी लेना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ठीक है 2 तो आज खुलते ले लूँगा, मैं 2 लूँगा 50-200 पे, मैं 2 लूँगा या 4 लूँगा 50,000 पे, मेरा सारा स्टॉप लॉस लग जाएगा 49,800 का, इससे नीचे मैं नहीं देखूंगा बॉस। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस तय कर लिया, मैंने अपने लेवल्स तय कर लिए, मैं रुका हुआ हूँ, देगा देगा, नहीं मिलेगी तो नहीं पोजीशंस मिलेगी। तो ये मोटा मोटी मैंने कर लिया लेवल्स। दोनों के मैं टारगेट बता देता हूँ। ऊपर के 50,800 ऊपर जाने का टारगेट है बैंक निफ्टी का, और सेम 24,800 ऊपर जाने का टारगेट है। बस में 2 हर्डल है, 450, 650 निफ्टी का। तो ये मैंने सारी चीज़ों का जवाब दे दिया। बैंक निफ्टी में अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन, हमारी तरफ से मना है, जिसके पास भी शॉर्ट पोजीशन है ऊपर पे अगर शॉर्ट करके आया 52,000 53,000 पे, तो एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग कर ले। वो एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग कर ले, भले ओपन रखे पोजीशन, लेकिन एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। एग्जांपल के लिए 10 लॉट शॉर्ट करके आया तो 3 लॉट को कवर कर लो अभी इसी समय। आगे फिर देखते हैं क्या 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 होगा। देखो बहुत नेगेटिव खबरें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार अपने लेवल्स को तोड़ नहीं रहा। आप इसको लिक्विडिटी बोलो, भारत की पावर बोलो, जीडीपी बोलो, लीडरशिप बोलो, जो आपको बोलना है सो बोलो, लेकिन लेवल्स लेवल्स ही हैं। वो ये दर्शा रहे हैं कि मार्केट इस समय थोड़ा स्ट्रांग हैंड्स में है। संतोष मीना, कुणाल परार, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 8:20 हो चुकी है, समय हो गया उनका इंट्रोड्यूस करने का, और उनसे जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। संतोष सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष सर आपसे शुरू करते हैं। पहले तो जरा इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट दे दीजिएगा, और हमसे अगर कहीं गलती हुई है तो जरा वो भी बताइए, उसको ठीक खींच करके बताइएगा, और दूसरा अपने शेयर्स भी बताइए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट की बात करें तो न्यूज़ फ्लोज जो भी है, मुझे लगता नहीं उसका बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। यस, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, बट इन द नियर टर्म एक बेस बन गया है मार्केट का। अराउंड निफ्टी की बात करें तो अराउंड उसका 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बन गया। तो यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, आप चाहे नैस्डैक का चार्ट देख लो, आप चाहे जापान मार्केट का चार्ट है, तो वहां पे भी एक लग रहा है टेम्पररी बाउंस बैक की उम्मीद है। तो सिमिलरली हमारे मार्केट में भी मुझे लगता है कि आज जो हल्की कमजोरी दिख रही है, इसको खरीदारी के रूप में लेना चाहिए। यहाँ खरीदारी करते हो तो ऊपर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 20 डे मूविंग एवरेज की ओर जा सकता है, जो करीबन 24,525 के आसपास है। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 24,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो अभी तक काफी अंडर परफॉर्म किया था, अब यहाँ थोड़े से सिग्नल्स मिल रहे हैं कि इसने एक बेस बना लिया अपना 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। एक शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर की ओर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करना चाहिए। 50,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 51,200 के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। बट ये ऊपर के लेवल पे फिर से एक रिस्क रहेगा 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आने का। बट फॉर टाइमिंग एक बाउंस बैक की उम्मीद है, उसको प्ले करना चाहिए। स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक मेरा मिड कैप स्पेस है, जुबिलेंट फार्मा। और इस स्टॉक की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, पूरा स्पेस ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर एक तेजी देखने को मिली थी, एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है फिर से तेजी बनेगी। यहाँ पर 930 का टारगेट रहेगा, 827 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज के स्टॉक है एशियन पेंट, इसमें भी एक कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स मिल रहे हैं। बीच में हमने एक बेस बनते देखा था, एक पुल बैक के बाद वापस इसने अपना इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से बाउंस बैक दिखाया। फ्राइडे के सत्र में इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। मुझे लगता है मोमेंटम आज भी जारी रहेगा। तो यहाँ पर 3150 के टारगेट रहेंगे, 3000 के स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 2 काउंटर्स हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी है। एक फार्मा स्पेस से जुबिलेंट फार्मोवा, और इसके अलावा एशियन पेंट्स, यहाँ पे आप रखिए नज़र। और कुणाल अब आपके पास आना चाहेंगे, बताइए आज आपके काउंटर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोनों बाई साइड के ही है। सबसे पहला OFSS, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है OFSS में, एंड लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्लस 50 MA का सपोर्ट भी लिया है, और पिछले 4 दिन का जो रेंज है वो फ्राइडे को ब्रेक भी किया हुआ है। तो OFSS खरीदारी करके चलिए 10,300 के SL के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 10,785 10,785 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 11,125 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो OFSS खरीदारी करके चलने की सलाह है। और दूसरा जो है वो वेक्टर फूड है। एक अच्छे खासे मोमेंटम वेक्टर फूड में हमें देखने को मिले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। इतना ही नहीं, स्टॉक ने जो है वो सपोर्ट भी लिया हुआ है, एंड पिछले 4 दिन की जो ट्रेडिंग रेंज है वो भी ब्रेक की हुई है। सो OFSS यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बाय करिए OFSS विद स्ट्रिक्ट SL ऑफ 1360। SL थोड़ा सा बड़ा आएगा, 1360। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1465 का पहला टारगेट है,
और जैसे वो ब्रेक होता है 1540 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे वेक्टर फूड में देखने को मिल सकता है। तो OFSS एंड वेक्टर फूड दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, दो शेयर हो गए कुणाल जी की तरफ से। OFSS हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में जब IT शेयर चल रहे थे उसमें लीड कर रहा था ओरेकल फाइनेंशियल का शेयर और 5% के आसपास की तेजी हमने देखी। आज उसको कंटिन्यू करेगा, उसकी उम्मीद जता रहे हैं। टारगेट है 11,125 रुपए का, दूसरा टारगेट है और पहला टारगेट 10,785 का। दूसरा शेयर काफी दिनों के बाद चर्चा में आ रहा है, वो है मिसेज बैक्टर्स फूड का। इसके लिए टारगेट है 1465 रुपए का और 1540 रुपए का। ये दो शेयर हो गए कुणाल जी की। और हम संतोष जी के शेयरों की बात करें तो जुबिलेंट फार्मोवा पहला शेयर है और दूसरा शेयर है एशियन पेंट्स का। तो कंजम्पशन और फार्मा पर फोकस है, थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट है संतोष जी की तरफ से। तो ये चार शेयर हो गया आपके लिए ट्रेड करने को लेकर। कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनके भी पिक्स आपके सामने हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले ही जरा ये समझ लेते हैं कि ओवर द वीकेंड खबरें कौन सी आई हैं और नतीजे कौन से आए हैं। इस पर भी आगे हम फोकस करेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन कुणाल जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो दोनों आपके शेयर हैं, क्या कोई राइडर आप इसमें जोड़ना चाहेंगे, कोई शर्त, कोई कंडीशन? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कमजोर जरूर है और हो सकता है कि बाजार में माहौल हल्का सा खराब हो। वेल अभिषेक जी, जिस हिसाब से दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि दोनों स्टॉक पे गिरावट आ सकती है। लेकिन मैं बट ऑब्वियसली एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करूंगा। अगर शुरुआती रुझान में अगर मार्केट अगर करेक्शन दिखा रहा है, अगर 50-60 पॉइंट का करेक्शन आता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट जैसे ही संभलेगा, ये दोनों स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सो मेरा व्यू यही है कि अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है 50-60 पॉइंट से, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही वहां से रिकवरी आती है, दोनों स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपके लिए रणनीति होगी पूरी की पूरी कि किस तरह से ट्रेड करना है, कौन से शेयरों को ट्रेड करना है। लेकिन ढेर सारे नतीजे भी आए हैं, चूंकि नतीजे अपने अब लास्ट लेग में हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, हम नतीजे आएंगे पहले तिमाही के। तो नतीजे कौन कौन से आए हैं और खबरें कौन सी आई हैं वीकेंड पर, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। नतीजों से शुरुआत करेंगे, बताइए कहां पर फोकस रहेगा आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले अब नतीजों के फोकस करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ आता है। यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और सीक्वेंशियली जो है अनुमान से बेहतर जो है नंबर्स देखने मिले हैं। मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे भी नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है स्ट्रॉन्ग आए हैं। आप कह सकते हैं लगभग 50% का ग्रोथ जो है आपको पैट में देखने मिला है। ओनासा कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे देखें तो अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स आए हैं। इस स्टॉक को अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। कुछ इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स भी आए हैं बड़े काउंटर्स में। सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा की बात करते हैं। यहाँ पे भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि मार्जिन में एक अच्छी जंप देखने मिली है और यूएस बिजनेस की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है। जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो इनकी ग्रोथ जो है, जो LCL ग्रोथ होती है, वो लगभग 3% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। बट ओवरऑल लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी गिरावट ज़रूर है। सीमेंस की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। इसके जो है ऑफकोर्स सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 24 के नतीजे हैं और गैस एंड पावर और डिजिटल इंडस्ट्री सेगमेंट में जो है थोड़ी सी वीकनेस आई है। तो ओवरऑल कमज़ोर नतीजे सीमेंस के देखने मिले हैं। सन टीवी नेटवर्क भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे भी देखें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिली हैं। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आया है और मार्जिन्स और एबिटा दोनों में ही बड़ा गिरावट आया है और एनालिस्ट एस्टिमेट को मिस किया गया है। तो ये अहम अर्निंग्स है जहाँ पे आज रिएक्शंस देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये अर्निंग्स की लिस्ट हमें बताने के लिए। पर इसके अलावा खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स फोकस में रहेंगे शरद, वो भी बताइए। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले TCS का एनालिस्ट मीट हुआ था जहाँ पे जेन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपनी की फोकस ज़्यादा रहेगी और वहाँ पे वो ट्रांजिशन भी करने वाले हैं। आगे जाते हुए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। जो लेगेसी कोड का मॉडर्नाइजेशन है वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये एनालिस्ट के मीट में पता चला। अमारा राजा फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने इस ओवर द वीकेंड बैटरी पैक प्लांट की इनॉग्रेशन हुई है और एक फाउंडेशन किया है आपके कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट उनके गीगा कॉरिडोर के फैसिलिटी में। और इसके अलावा एक MOU भी साइन किया है पियाजियो व्हीकल्स के साथ, जहां पे वो लिथियम आयन सेल्स और चार्जर्स बनाएंगे 3 व्हीलर EVs के लिए। 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट उन्होंने जो है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे जो है अपनी, आप कह सकते हैं कि अपनी पेशकश की है। वहाँ पे उन्होंने कहा जो फंड के बारे में बात हुई थी
यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में नहीं किया गया है और सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड की होल्डिंग्स जो है 1.5% से नीचे थी इस टोटल इनफ्लो में। ये फ़ंड जो था, फंड मैनेजर एक डिस्क्रिशनरी फंड था और ये फंड मैनेज था और सारे कंप्लायंसेस को जो है 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट ने रीअफर्म किया कि उनके फंड्स फॉलो करते हैं। आवास फाइनेंशियर्स हमारा चौथा स्टॉक, यहाँ पे सीवीसी कैपिटल लगभग 26.47 स्टेक की एक्विजिशन करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 3,425 करोड़ रुपए। अब ये एक्विजिशन जो है करने वाले हैं केदारा पार्टनर्स और पार्टनर्स ग्रुप के साथ। अब याद रखिए इस एक्विजिशन के बाद एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा और इसका जो ओपन ऑफर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1767 रुपीज़ पर शेयर है। यानी कि अगर पूरी तरह ओपन ऑफर सब्सक्राइब हो जाता है तो सीवीसी कैपिटल का जो स्टेक है 50% से ऊपर आपका आवास फाइनेंशियर में हो जाएगा और वो प्रमोटर भी बन जाएंगे। तो ज़रूर आवास फाइनेंशियर को अपने रडार में रखिएगा। सुप्रजीत इंजीनियरिंग 14 अगस्त को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे शेयर बायबैक पे जो है विचार करने वाले हैं। स्टर्लिंग विल्सन सोलर, यहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉक में जो है डेट रिडक्शन का थीम चल रहा है और यहाँ पे कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर आई है राजस्थान से पीवी प्लांट को लेके 550 करोड़ रुपए का। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो एलआईसी ने जो है एक्सचेंजेस में फाइलिंग में बताया है कि उनका जो स्टेक है कंपनी में 5.2% से घट के 3.2% हो गया। और आखिर स्टॉक रहेगा फोकस में वो है मझगांव डॉक। यहाँ पे कंपनी को एक बड़ी ओएनजीसी से ईपीसी रिलेटेड ऑर्डर आई है जिसका कुल वैल्यू आता है 4,600 करोड़ रुपए का। तो हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है मझगांव डॉक। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आपके सामने हमारे हैं और एक सारी की सारी चीज़ें आपको अलग अलग न्यूज़ फ्लो में अर्निंग्स के तौर पर शरद ने आपको बता दी है। एक बार जरा ये एलआईसी जाइडस लाइफ साइंसेस वाला ही शेयर 1 मिनट के लिए रखिएगा जरा स्क्रीन पर ही। इसमें कुछ होल्डिंग की बात है कि होल्डिंग को घटाई गई है। एक बार जरा चेक करके बताएंगे आप कुणाल सर, जाइडस। सर जाइडस की बात करें तो एक न्यूज है एलआईसी को लेके, लेकिन 1300 के अराउंड कल का क्लोजिंग है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स जाइडस लाइफ में बनाया है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मोमेंटम कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन के बेस पे आ सकता है। सो मेरा यहाँ पे जो व्यू है थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। मैं यहाँ पे एक कंडीशनल सेल देने का एक ट्राई करूंगा। जो लो बनाया है 1283 183, अगर काउंटर ये लो ब्रेक होता है तो करेक्शन में काउंटर कहीं ना कहीं हमें 1210 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बेस पे एक वीकनेस का व्यू यहाँ पे बन रहा है। 1283 ब्रेक होता है तो फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है 1210 के लेवल तक। ठीक है, डन सर। तो ये आपसे हो गए। गुरांग शाह भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरांग सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक बार तो ये हिडलबर्ग वाली रिपोर्ट पे आपका टेक चाहिए, जरा जल्दी से इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट बता दीजिएगा कि इस मैटर को कैसे देखना चाहिए, देखना भी है कि नहीं भी देखना चाहिए। मेरा तो पॉइंट ये है कि नहीं भी देखने से काम चल सकता है। दूसरा पॉइंट सर, आप मार्केट को कैसे रीड करें जरा ये भी बता दीजिएगा जल्दी से सर। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से डिप्टी जी। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जो साधारण सी भी बुद्धिमत्ता रखता हो दोबारा भी पलट के नहीं देखना चाहिए आपको। और जिस प्रकार से वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, एक नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, अब स्पष्टीकरण सब जगह से आ गया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर में इन लोगों का हेतु क्या होता है इस प्रकार की अफवाहें उड़ा करके। अगर आप मेरी निजी व्यक्तित्व बात पूछे तो मैं तो ना तो मैंने जब वो खबर आई थी तब उस पर कुछ तवज्जो दिया था और ना ही आज के तारीख में मैंने वहां पर किसी शब्दावली का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसका अध्ययन किया है। मेरे हिसाब से ऐसे सब चीजों को आपको नजरअंदाज करना चाहिए और जो संस्था है और जो इंडिविजुअल पर इस प्रकार के बयान किए जा रहे हैं या फिर लांछन लगाए जा रहे हैं, इसका ना तो सर होता है ना तो पैर होता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। यही ऑलमोस्ट हमारा भी मानना है कि देखिए आरोप लगाइए लेकिन उस आरोपों का जवाब भी आपको बैक टू बैक दिया जा रहा है। अभी आप देखिए जो हिडलबर्ग ने जो भी आरोप लगाया, माधवी पुरोहित ने एक हालांकि मैंने सारे पॉइंट्स खुद से ही पढ़े, उन्होंने जो नोट डाला मैंने खुद से सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं मेरे।
तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अच्छे से जवाब सब चीज़ का दिया गया है। फैक्चुअल डाटा पे बात हो तो समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और स्टॉक्स पे भी आ जाते हैं। गौरांग सर, मार्केट के अंदर इस समय क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो या फिर निजी क्षेत्र की बैंक्स, मजबूत एनबीएफसीज, ऑटो क्षेत्र में थोड़ी बहुत भिन्न विभिन्न प्रकार के दायरे देखें, खास करके वो जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़ा है उसको लेकर के। लेकिन अगर मैं तिमाही नतीजों को ज्यादा महत्व देता हूं तो मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैंक्स, मजबूत एनबीएफसीज, सीमेंट में डिम्पी मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया माहौल आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा। जिस प्रकार से महीने दर महीने सीमेंट के बोरियों के आवागमन के आंकड़े जो आए हैं उसको लेकर के, और खास करके जो नतीजा आए उसको लेकर के, तो ये कुछ प्राथमिकता वाले शेयर होंगे जहां पर आपको नजर रखनी होगी। और एक क्षेत्र जो अभी मेरे ख्याल से आपके सहयोगी रक्षा क्षेत्र को लेकर के जिस प्रकार से ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा डिम्पी, मैं पूरे रक्षा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि, और ये बात हमने पहले भी हमारे ही चैनल ईट नाउ स्वदेश पर पहले भी बताया था कि रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों का जो भविष्य है वो 3 से 5 साल का हमें स्पष्ट रूप से दृष्टि नजर आ रही है, जिस प्रकार से कामकाज हो रहा है और जिस प्रकार से ऑर्डर आ रहे हैं। तो छोटी मध्यम अवधि में क्योंकि ये चले हैं डिम्पी, तो शायद मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये रिकवर भी उतना जल्दी होते हैं, यानी कि खरीदारी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से आती है। तो ये कुछ क्षेत्र हो गए जहां पर आपको ध्यान देना। स्टॉक्स हो गए ये गौरांग सर के रडार पर, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं इंपॉर्टेंट ओवर द वीकेंड। अंश भीलवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए रिपोर्ट्स कौन सी हैं और कहां पर आपका फोकस ज्यादा है? तो सबसे पहले शुरुआत हम औरोबिंदो फार्मा से करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है स्टॉक पे। उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी यहाँ पे 1400 का नजर आता है। उनका ये कहना है कि जो नंबर्स थे वो इन लाइन थे एक्सपेक्टेशन से। साथ ही साथ वो ये बिलीव करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो एबिटा मार्जिन है वो हेल्दी रहा है अराउंड 21.4% के हिसाब से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिप होता हुआ नजर आया क्योंकि उनकी न्यू प्लांट आई है इस वजह से। इसके साथ साथ जाइडस लाइफ भी फोकस में है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है इन पर, और इन्होंने न्यूट्रल राय को बरकरार रखी है, लेकिन यहाँ पे टारगेट प्राइस को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 1235 से बढ़ाकर सीधे 1310 कर दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि कंपनी ने हायर मार्जिन गाइडेंस दिया है, जिसके चलते इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आती है। ग्रासिम पर रिपोर्ट है, सिटी की बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 3000 से बढ़ाकर 3250 कर दिया है। साथ ही वो ये बिलीव करते हैं कि जो कंपनी का पेंट ब्रांड है वो FY25 खत्म होने तक थोड़े एक हायर सिंगल डिजिट के मार्केट शेयर के साथ क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से इसमें काफी बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ इन्फो एज पर भी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की। उन्होंने सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 5470 था उसे वहां से थोड़ा बढ़ाकर 5700 कर दिया गया है। उनका कहना है कि जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स थे वो इन लाइन थे एक्सपेक्टेशन के साथ साथ, और उनका ये भी कहना है कि जो कंपनी में इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट का वो एक थोड़ा पॉजिटिविटी नज़र आता है इस कंपनी में, जिस वजह से उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को नीचे से थोड़ी सी बढ़ाकर ऊपर कर दी है। जुबिलेंट फूड पर भी रिपोर्ट है, और ये सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस को 663 से थोड़ा बढ़ाकर 715 रुपीज़ कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो आउट परफॉर्मेंस की जर्नी है वो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नजर आती है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं नजर आता है, लेकिन फिर भी कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ठीक है, शुक्रिया अंश ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। इस बीच वोल्टास के पहले तिमाही के नतीजे आ गए हैं, और आय में हम देख रहे हैं कि 46% का उछाल है। 4921 करोड़ रुपए की आय आई है। मुनाफा हो गया है करीब 2.5 गुना बढ़ के 159.69% का उछाल हम वोल्टास के मुनाफे में देख रहे हैं। तो आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर बढ़िया प्रदर्शन है। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा उसमें है 128% का उछाल। तो सारे के सारे पैरामीटर पर नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं वोल्टास के। हालांकि हमने देखा है कि करीब करीब
1550 रुपए के आसपास का भाव था, वहां से 100-125 रुपए के आसपास से गिरावट आ गई है वोल्टास के शेयर में। पिछले हफ्ते सिम्फनी के नतीजे आए थे और सिम्फनी के शेयर ने उसमें एक बायबैक का भी उसमें एक एंगल था, गजब का हमने रफ्तार सिम्फनी के शेयर में देखा था। आपसे एक बार गौरांग सर वोल्टास पर व्यू चाहेंगे, नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं और क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए थोड़ा सा नीचे मिले तो अभिषेक, बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी यहाँ पर राय है और वाइट गुड या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस में इसके अलावा ब्लू स्टार और मेरे ख्याल से वर्लपूल, ये बुक कुछ अन्य कंपनियां रही हैं जहां पर हमारी नजर है। और जिस तरीके से गर्मी का पारा चढ़ रहा है, मेरे ख्याल से साल में अब गर्मी के मौसम ज्यादा देखने को मिलते हैं और खास जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण से इलाकों से जो मांग आई है इनके प्रोडक्ट्स को लेकर के, वो भी काफी सकारात्मक स्थानीय मार्केट में तो कामकाज करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी इनका अच्छा खासा कामकाज और मौजूदगी है। लंबी अवधि का निवेश है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं और अगर आपने मन बनाया है कि आपको निवेश करना है और क्योंकि थोड़ा बहुत बाजार दायरेमंद कारोबार कर रहा है तो शुरुआत कीजिए इस स्तर से, लेकिन पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। गिरावट आती है तो आप जोड़ते जाए, लेकिन अवश्य अगर आपको निवेश का मन बनाया तो थोड़ा बहुत निवेश इस स्तर से शुरू करना चाहिए आप। आज को लेकर ये भी अगर आप इस साल भी शेयर को देखेंगे तो तकरीबन 50% के आसपास की तेजी दिखा चुका था। 1000 रुपए से नीचे का भाव था, लेकिन उसके बाद हमने इसमें बढ़िया तेजी देखी है वोल्टास के शेयर में। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मितेश पांचाल। मितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, पहले उससे शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। 3 स्टॉक है जो सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिला है। इसमें सबसे पहला है फिनो पेमेंट बैंक। अगर आप उसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 280 से लेकर 320 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है और हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ये कंफर्मेशन मिला है। तो मंथली और क्वार्टरली चार्ट जो है वो एडवोकेट कर रहे हैं कि स्टॉक जो है वो नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। 340 के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है तो 359 के ऊपर ये स्टॉक को खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 320 का, पहला टारगेट रहेगा 400 का, दूसरा टारगेट रहेगा 410 का। दूसरा है ग्लोबल स्पिरिट। अगर ये स्पेस में ये स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अंडर परफॉर्मर है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस पॉइंट और पूरी रैली में इसने विद इन द पीयर्स कंट्रीब्यूट नहीं किया है। 910 के ऊपर बोथ डेली और वीकली चार्ट के ऊपर एक कंफर्मेशन मिला है तो 945 के ऊपर स्टॉक को खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 880 का, पहला टारगेट रहेगा 1050, दूसरा टारगेट रहेगा 1080 का। और विद इन द एंटायर पेपर स्पेस ये जो स्टॉक है उसमें थोड़ी लिक्विडिटी कम है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं आगे जाते हुए लिक्विडिटी डेफिनेटली स्टॉक अट्रैक्ट करेगा। तो इमामी पेपर में 120 के ऊपर एक कंफर्मेशन जो है वो मिला है तो 136 के ऊपर इमामी पेपर को खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 115 का, 115, पहला टारगेट 185, दूसरा टारगेट 200। तो ये काउंटर्स पे रहेगी नज़र। ये थी मितेश जी की कॉल पर। आइए कुछ एक ऑटो काउंटर्स पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि कई सारे काउंटर्स जो हैं वो खबरों के लिहाज से फोकस में रहेंगे। और शुरुआत करना चाहेंगे एक बार ओला इलेक्ट्रिक से। और गौरांग जी, आपका इस पे टेक चाहिए क्योंकि देखिए लिस्टिंग के बाद क्या मूव ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में हमने देखा कि आईपीओ के बाद जो है किस तरीके का रुझान देखने को मिला, 20% का अपर सर्किट। गौरांग जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को और क्या आज भी थोड़े और अप मूव की गुंजाइश है? धन्यवाद सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हर दिल दिवाली देखने का तो मन सभी का होता है सृष्टि, लेकिन वास्तविकता भी एक चीज होती है। 20% का सर्किट लगा था, पहले डिस्क्लोजर दे देते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक पर हमने लंबी अवधि के लिए आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। 1500 करोड़ का नुकसान भी है बैलेंस शीट पर, यह भी नहीं भूलना चाहिए। अब थोड़ा उत्साह ज्यादा देखने मिला था शुक्रवार को जब ये 20% के ऊपर की सर्किट लगी थी। आज भी क्या वो ऐसा देखने मिलेगा तो
मुझे उसकी संभवता कम लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविकता जो है वो सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। जिस स्तर पर आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 76 के आसपास का ऊपर बैंड था, अगर मुझे बराबर याद है, तो उस स्तर पर ही थोड़ा बहुत महंगा लग रहा था। तो 90 के पार तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और महंगा है, और शायद उन लोगों ने जिन्होंने लिस्टिंग गेन्स या छोटी अवधि में पैसे लगाए होंगे, ये सोच करके शायद थोड़ा बहुत कमाने मिलेगा, तो वो शायद आज दबाव आता हुआ दिख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है तो। और जैसे मैंने बताया, मैं इतना तो सक्षम नहीं हूं कि छोटी मध्यम अवधि में किसी प्रकार की टिप्पणी कर सकूं, लेकिन हाँ, अगर लंबी अवधि का निवेश बना करके आपने निवेश किया है तो बने रहे। इस हफ्ते 15 अगस्त को मेरे ख्याल से ये अपनी एक नई 2 व्हीलर मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और जो मेरे पास जानकारी है कि आने वाले समय में शायद और भी नए मॉडल्स आपको मोटरसाइकिल्स में आते हुए दिखेंगे। जिगा फैक्ट्री में किस प्रकार से कामकाज हो रहा है ये भी देखना अनिवार्य होगा। तो अगर लंबी अवधि के निवेश है तो बने रहे। अवधि के निवेशक जो है बने रहे। आज देखते हैं किस तरीके का मूव आता है, पर 20% का जो मूव था थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर था। जी हाँ गौरांग जी, 4 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की बात है और 15 अगस्त को पहली जो मोटरसाइकिल है उसका लॉन्च करेगी कंपनी, तो काफ़ी एक्साइटिंग स्पेस भी है क्योंकि इसमें फ़िलहाल अभी एक ही प्लेयर है। तो देखते हैं किस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक इसको लेवरेज करती है। पर संतोष जी, एक और ऑटो काउंटर अमारा राजा, इस पे आपसे राय जानेंगे क्योंकि ओवर द वीकेंड कंपनी ने पियाजियो इंडिया के साथ जो है करार किया है। अब उनको वो 3 व्हीलर की इलेक्ट्रिक बैटरीज देगी। कुछ समय पहले ईथर के साथ भी करार किया था, पर चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी एनर्जी बाकी है और क्या आज ये जो काउंटर है थोड़ा अपमूव दिखा सकता है? यस, इस काउंटर में हमने पिछले दिनों में बहुत अच्छा मूव देखा था, उसके बाद स्टॉक अच्छा करेक्शन भी दिखाया। एक अच्छे डिमांड जोन जो करीबन 1460 से 1400 के बीच में था, वहां से बाउंस बैक कर रहा है स्टॉक। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर ये 1450 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो फिर से एक तेजी का माहौल बन सकता है। इमीडिएटली इसको एक 1575 पे हटा ले, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। 1575 निकाल देता है तो ऊपर से फिर से एक 1700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो 1450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। ठीक है, 1450 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। 1700 तक के टारगेट्स दिखा सकता है अगर जो अप मूव अगर दिखाया इस काउंटर ने और उसको सस्टेन किया तो। मितेश जी, एक बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी अपनी राय दीजिए। यहाँ पे नतीजे जो हैं वो ठीक ठाक आए, पर कमेंट्री जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही। थोड़े डिमांड वीकनेस का जो है अंदेशा दे रहे हैं। साथ ही ये स्टॉक नतीजों से ज़्यादा कमेंट्री पर रिएक्ट करता है। कैसे देख रहे हैं आप मितेश जी इसको चार्ट्स पे? गुड मॉर्निंग सुप्री जी। देखिए, अगर चार्ट देखें तो एक बहुत ही स्टेलर रन हमने इन द मंथ ऑफ मई देखा, और उसके बाद एक फ्लैट पैटर्न है जहां पे लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है। उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 3080 का, और स्टॉक ने क्लोज दिया है 3058 के ऊपर। तो हमारा मानना यही है कि करंट लेवल के ऊपर इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि स्टॉक जो है वो लोअर लेवल से रिकवर होगा, लेकिन वो लोअर लेवल्स हमारे हिसाब से आ रहे हैं अराउंड 2600। तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ी गैप है 2600 आने के लिए। तो वेट कीजिए, बिटवीन 2650 2700 बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन इनिशिएट करना चाहिए। तब तक डेफिनेटली एक जो है वो स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। एक डेड बाउंस आ सकता है टू द ट्यून ऑफ 3250, लेकिन उसको एग्जिट स्ट्रेटेजी की तौर पे ही लेना चाहिए। हमको नहीं लग रहा है कि जो रिसेंट हाई स्टॉक ने बनाया था 3375 ऑन 1 अगस्त 2024 वो ब्रीच होगा। तो इन शॉर्ट यही मानना है कि स्टॉक को अभी अवॉइड करें। अगर आप अच्छे मुनाफे के अंदर बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर आपको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन लेना है तो 2650 से 2700 की रेंज में आप बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है स्टॉक वीक ही लग रहा है। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज को उछाल आए तो इसमें निकलने के अपॉर्चुनिटीज़ आप ज़रूर ढूंढिए। पर इस बीच देखिए गिफ्ट निफ्टी, जहां पे हमने शो की शुरुआत की थी, 30-40 अंकों की गिरावट दिखा रहा था और अब वो पॉजिटिव और हरे निशान में आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है हम वहाँ पे देख रहे हैं मार्केट्स खुलने से पहले, पर कितना सस्टेन होते हैं इस पर भी नज़र ज़रूर रहेगी। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खरा सौदा में। कुछ खबरों वाले शेयरों को लेकर जरा व्यू ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। एक खबर आई है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार को लेकर। राजस्थान में पीवी प्लांट को 550 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार हमने देखा था कि 800 रुपए के ऊपर इसका भाव गया था, लेकिन वहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और 750 रुपए के आसपास का भाव है। आज हो सकता है कि ये गैप अप ओपनिंग दे। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, इस पर कुणाल जी आपका व्यू क्या है? क्या तेजी के साथ खोले उसके बाद भी आपको लगता है कि चार्ट कुछ ऐसा है कि इसको खरीद सकते हैं? पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, 673 के अराउंड का क्लोजिंग है और स्टॉक ने 600 के लेवल पे सपोर्ट भी लिया है। पहले भी सपोर्ट लिया था सेम लेवल का एंड इस बार भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। मोमेंटम वाइज देखने जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम ही स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 647 का होगा और 673 के अराउंड का क्लोजिंग है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पे सबसे पहला टारगेट 693 का हमें देखने को मिल सकता है और 693 जैसे ही ब्रेक होता है 725 तक के अल्टीमेट टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो यस, खरीदारी करके चलने की सलाह है 647 के एसएल के साथ। 647 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह है। गुरांग सर, आपसे ट्रेंड पर व्यू चाहेंगे। 6,500 रुपए का ये स्टॉक हो गया सर। 52 वीक हाई भी बनाया इसने शुक्रवार के सत्र में, बड़ी तेजी ट्रेंड में। आपको लगता है सर कि मोमेंटम ये बरकरार रख पाएगी कंपनी और इस लेवल पर किसी को निवेश करना चाहिए, या फिर जिनके पास पुराना है बस वो होल्ड करके बैठे रहे? अभिषेक, ट्रेंड पर तो कवरेज है नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो नतीजे आए थे वो बहुत ही बेहतर आए थे, अनुमान से बहुत ही ज्यादा बेहतर। और ये जो पूरा रिटेल सेक्टर जो है डाइवर्सिफाइड एपरल्स वगैरह का, तो वहां पर हमें बाकी दो कंपनियां पसंद आती हैं, वो है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड और शॉपर स्टॉप्स। लेकिन ट्रेंड में बाकी कुछ ट्रिगर्स भी थे, जिस प्रकार से होल्डिंग है वगैरह वगैरह। और जहां तक नतीजों का सवाल है, शुद्ध मुनाफे में करीबन 120-130% की वृद्धि देखने मिली थी। और जिस प्रकार से इन्होंने नए स्टोर्स खोले उसके योगदान भी बहुत अच्छा आया था बिक्री के आंकड़ों पर। कंपनी सक्षम और मजबूत है और टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। हालांकि कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि जो प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन से खड़ी हुई थी, जब वो शिफ्ट हुआ था ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ई कॉमर्स वगैरह, धीरे धीरे करके जो मैंने देखा है अभिषेक के अब ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन आ रहे हैं लोग, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से आपको काफी एक रोमांचक परिस्थिति खड़ी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये आपके लिए राय ट्रेंड को लेकर होगी। जुबलेंट फूड का शेयर भी आज ये फोकस में रहने वाला है, क्योंकि नंबर्स इसके भी अच्छे आए हैं। जुबलेंट फूड के प्रॉफिट में बढ़िया ग्रोथ इसके है। हालांकि एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरेज की, वो है सिटी की। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है सिटी ने और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 715 रुपए जुबलेंट फूड का। जुबलेंट फूड पर आप राय दीजिए इस पर कुणाल, क्या करें, कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर आपको? जुबलेंट फूड की बात करें, साइडवेज मोमेंटम में है ये स्टॉक। अगर मैं देखूं तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो ये स्टॉक 615 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे 580 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो मेरा मानना ये है कि फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है। हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देखने को नहीं मिल सकती। सो फिलहाल इसको टोटली अवॉइड करके चलने का व्यू है मेरा। शेयर्स थे जो हम अपने एक्सपर्ट से लगातार न्यूज़ पे, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स पे या फिर अर्निंग्स पे पता कर रहे थे। अब एक नया सेगमेंट आपके लिए और लेके आते हैं, जिसमें हम ब्रेकआउट सेगमेंट रखते हैं। टिपिकली इसके अंदर भले न्यूज़ होना हो, अर्निंग्स होना हो, लेकिन प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन इतना ज़ोरदार होता है कि ये बिना खबर के भी आपके सामने कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो इसी कड़ी के अंदर हमने बहुत सारे शेयर्स आपको बताए और इन सभी शेयर्स का बेनिफिट आप तक पहुँचा है। और आज फिर से 2 डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं और आज जो दोनों शेयर्स हैं मेरे, वो टिपिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए
नहीं है, थोड़ा आप इसको होल्ड करके बैठे ना, तो मेरे को लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर आप बहुत हैंडसम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहला शेयर मेरी लिस्ट में है और मैं अपने एक्सपर्ट से भी पता करूंगा उन पे क्या करना चाहिए। वो शेयर होगा यूपीएल का। एक बार जरा दिखाएंगे, यूपीएल के चार्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कीजिएगा। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने और समझने लायक। पहला पॉइंट है ये इसका बेस, ये पहली बार इसका बेस बना था जो इसका एक पैनिक बेस था जो 450 का। इससे पहले तक नॉन स्टॉप ये शेयर टूट के आता रहा और उसने कभी भी अपने 50 दिन के एवरेज को ब्रेक नहीं किया। 200 दिन तो बहुत दूर की बात है। ये जब टूटा था तो उस समय मई 2023 चल रहा था। तो आप ये सोचिए मई 2023 से लेके ऑलमोस्ट जून 2023 पे आके इसने बेस बनाना वापस से शुरू कर दिया। पूरे 1 साल की लंबी प्रोसेस रही। ये पहला स्टेप है। फिर आप देखेंगे दूसरा स्टेप आ गया। अगर आप कहेंगे तो मैं चार्ट थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाए। ये देखिए, ये पहला स्टेप हुआ, उसके बाद ये दूसरा पैनिक स्टेप बन चुका है। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आगे चल के। दूसरा स्टेप पे ऑलरेडी आप एंटर कर चुके हो जो कि 520-530 की रेंज का बनता है। एक बार हम जरा अपने मेहमानों से पता कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। पहले मैं संतोष सर आपके पास ही आ रहा हूँ। देखिए, ये शेयर को थोड़ा हमको समय देना पड़ेगा। पहले स्टेप से और दूसरे स्टेप आने में भी 2 महीने का समय ले लिया इसने, तो धीरे धीरे करके होगा। बट शेयर के अंदर ये श्योरिटी दिख रही है कि 520 नहीं जाएगा जल्दी, अगर अनटिल अनलेस कोई बहुत नेगेटिव खबर ना आ जाए तो एक बार देखिए यहाँ पे पूरा एवरेज का वापस से जंक्शन बन गया है। ये पहले यहीं से टूटा था, वापस से इसको हील करके ये ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 650 तक की तरफ भी चला जाए। एक बार आपका टेक चाहिए सर यूपीएल को लेकर। ये सिंपली आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है बिकॉज ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म किया था। हम इसी स्पेस में देखे पीआई और कोरोमंडल को तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करे और ये एक अंडर परफॉर्म कर रहा था। लगभग 1 साल तक पूरे अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया। फाइनली इसने अब 200 दिन का मूविंग एवरेज निकाला। ऊपर से एक पुल बैक जरूर आया, लेकिन उसी पुल बैक में अब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो तैयारी कर रहा है अब मूव की। एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आप 520-525 के आसपास का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ऊपर में 600 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं और जिस दिन ये 600 का लेवल निकालेगा स्टॉक में और बड़ी तेजी बन सकती है। लेवल निकालने पर बड़ी तेजी बन सकती है। सर ने दे दिया बाय की स्टैंपिंग। शेयर के अंदर 520-30 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा तो ज़्यादा पैसे आपको गंवाने नहीं है और आराम से इसके अंदर ट्रेड कीजिएगा। अब जो दूसरा शेयर मेरी लिस्ट में आप अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे होंगे, उस शेयर का नाम है HDFC लाइफ। और इसके लिए मैं एक बार जरा हेल्प लूंगा मितेश पंचाल की। मितेश सर आप भी जरा चेक कर लीजिएगा जब तक हम दर्शकों के सामने एक पॉइंट रख दें। आप इसका वीकली चार्ट देख पा रहे हैं क्या बढ़िया से इसने अपना बेस बना लिया है और ये अपवर्ड राइजिंग बेस है। कहीं अगर तो मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये देखिए, जो लोज है वो अपर की तरफ शिफ्ट होते हैं और दूसरा एवरेजेस का ब्रेकआउट भी है। ये मैं आपके लिए बकायदा मैं मार्क कर देता हूँ। ये 50 दिन और 200 दिन की एवरेज है जो टिपिकली ब्रेकआउट हुई है। ये मैं सिर्फ वीकली बेसिस पर देख रहा हूँ। एक और चीज़, पहला एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था जिसको इसने फाइनली पार कर दिया। अब ये 702-720 की रेंज में आ चुका है। ये एक बार चल जाएगा ना तो ट्रस्ट मी ये कम से कम 100 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा और वापस एक बड़ा मूव इसके अंदर आ सकता है। मैं आपके लिए कहेंगे तो पहले मैं एक और रेजिस्टेंस भी मार्क कर देता हूँ। वो पहले 770 पे ही सीधा ये शेयर रुकना चाहिए। ये आपके लिए मैंने मार्क भी कर दिया है। तो फिलहाल आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग बेस, चैनल का ब्रेकआउट, नया लेवल आ सकता है। ये रेजिस्टेंस होगा, ये पार करेगा तो फिर नया छप्पर फाड़ के ये शेयर ऊपर बढ़ सकता है। डिफेंसिव और एग्रेसिव का कॉम्बिनेशन है HDFC लाइफ के अंदर। एक बार मितेश सर आपका टेक। मेरे को आज पैसे नहीं चाहिए बट आने वाले दिनों में अच्छे पैसे बन जाएंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए शेयर ठीक है? डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शेयर आपने चुना है। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए शेयर चुना है कि जब हम ऐसे लंबी अवधि की बात करते हैं तो डिम्पल जी आपको पता है हमारी सिस्टम और मेथड वीकली, मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स ट्रैक करती है। तो यहाँ पे अगर क्वार्टरली चार्ट्स ट्रैक किया जाए HDFC लाइफ के ऊपर तो दिसंबर 2023 क्वार्टर एंड उसका हाई था 710 रुपये 60 पैसा और रिसेंटली स्टॉक ने उसको क्रॉस किया है। मतलब 3 क्वार्टर के बाद ये जो प्राइस है उसको क्रॉस करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप करंट जो क्वार्टर है उसका भी बार देखोगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ही बार है जैसा बार बना था फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है वो एक नई रफ्तार में आएगा और हमारे हिसाब से इमीडिएटली आपको 775 के टारगेट्स ऊपरी लेवल के ऊपर अचीव होते दिखेंगे। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर इसको बाय करना चाहिए।
ठीक है, तो दोनों के दोनों शेयर्स हमारी लिस्ट में थे। हमने 2 ही शेयर्स आपके लिए ढूंढ के रखे। मैं फिर से बताता हूँ, इन शेयर से अपने वित्तीय सलाहकारों की आप राय भी ज़रूर लिया कीजिएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 18 स्वदेश पे हमने शेयर्स देखे हैं, वहाँ पर तो ये बात हो रही थी या ये टारगेट हो रहे थे। तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं थोड़े आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। हम सिर्फ अच्छे शेयर्स छांट के आपके लिए लेके आना चाहते हैं। मेरा एक सिंपल सा मानना है कि कम शेयर रखो बट अच्छे और बढ़िया शेयर रखो, ताकि बाजार आपका दोस्त बना रहे, आपके लिए कहीं प्रॉब्लम या दुश्मन ना हो जाए। तो इसलिए साफ सुथरा आराम से ट्रेड कीजिए, शांति से ट्रेड कीजिए। नेट में आपके पास बढ़िया रिजल्ट आएगा अगर अच्छे शेयर आपके पास पड़े हैं तो ये हमारी 2 शेयर हमने आपके सामने रखे। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर्स पे चर्चा करेंगे। और अब जो खबरें लगाई जा रही हैं वो ये भी है कि कल जो है MSCI के एडजस्टमेंट की लिस्ट सामने आएगी और उसमें HDFC बैंक का जो इनफ्लो है, HDFC बैंक्स में इनफ्लो आने की जो है उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि एडजस्टमेंट जो है वो 30 अगस्त को होंगे, पर MSCI लिस्ट कल जो है अपनी सामने रख देगा। आज इस खबर के चलते HDFC बैंक फोकस में रहेगा और आप देख सकते हैं कि निफ्टी के वन ऑफ द टॉप गेनर्स में जो है ये काउंटर आते हुए दिख सकता है। एक बार संतोष आपसे समझना चाहेंगे HDFC बैंक कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? यस, HDFC बैंक में क्लियरली दिख रहा है कि इसने 1600 पे एक बॉटम बना दिया है। ये स्टॉक है जो मार्केट को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। मार्केट में अगर स्ट्रेंथ आती है तो ये स्टॉक में आपको 1720 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तेजी में के साथ बने रहना चाहिए। 1620 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हो। इमीडिएटली एक 1680 के आसपास माइनर हर्डल है। 1680 के बाद 1720 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1680 तक के जो है टारगेट से काउंटर दिखा सकता है HDFC बैंक। यहाँ पे आप नज़र रखिए। साथ ही आज आयशा मोटर्स पर भी एक बार हम फोकस ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मूव आया था। आज उस समय 5 से 6% की तेज़ी थी। एक बार संतोष इस पे भी राय दीजिए। अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, पर क्या यहाँ पे जो फ्लैट ओपनिंग हो रही है इसमें पार्टिसिपेट करना है? आइसर मोटर में हमने एक 100 डे मूविंग एवरेज से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा है। 20 डे मूविंग एवरेज पे के आसपास ही क्लोजिंग थी। अगर इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहा आइसर मोटर तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और स्टॉक फिर से 5000 के लेवल दिखा सकता है। बट वॉच करना होगा कि आपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं, तो वेट कीजिए। अगर सस्टेन कर जाता है तो आप बाइंग की ओर देख सकते हैं। ठीक है, आयशा मोटर्स अगर सस्टेन करता है तो उसके बारे में हम सोचें। आज ये काउंटर भी हम ट्रैक ज़रूर करेंगे। पर खबरों के लिहाज से और अर्निंग्स के लिहाज से औरोबिंदो फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। हालांकि नतीजे इन लाइन थे, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री में फ़िलहाल कुछ खास नहीं निकल कर आया। अभी जो कॉन कॉल है वो चल ही रही है। हालांकि कंपनी ने अपनी मार्जिन गाइडेंस को सस्टेन किया है और आने वाले समय में जो इनके की प्लान्स हैं उनका भी रैंप अप जो है चालू हो जाएगा। एक बार कुणाल क्विकली औरोबिंदो फार्मा पे आपसे राय चाहिए। आई थिंक 2% ठीक है, फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है औरोबिंदो फार्मा। कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? फ्राइडे को 2% की गिरावट यहाँ पे जरूर थी। 1455 के अराउंड का यहाँ पे अभी ओपनिंग देखने को मिल रहा है और फ्राइडे के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली थी 2% की। नाउ मोमेंटम यहाँ पे जो है मेरा थोड़ा साइडवेज का ही रहेगा। नो डाउट ऊपर ओपन होने के चांसेस है, लेकिन अगर मैं हाली चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक ने पहले एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बनाया, उसके बेस पे फ्राइडे के सेशन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और एक गिरावट हमें आगे बढ़ती हुई भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस स्टॉक को मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। लोअर लेवल पे 1410 तक के लेवल मुझे इसमें फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 1410 तक के जो है लेवल्स औरोबिंदो फार्मा आज दिखा सकता है। फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप नहीं है। कुछ फिलहाल इन स्तरों पे करने की राय नहीं मिल रही है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि नतीजे जो हैं वो अच्छे थे। एक बार कुणाल क्विकली आप इस पे भी राय दे दीजिए कि जाइडस लाइफ में क्या करना चाहिए। जाइडस लाइफ की बात करें, न्यूज है उसमें और देखने जाए तो डेली चार्ट पे उसने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स बनाया था। व्यू मेरा यहाँ पे नेगेटिव साइड का ही है। अगर स्टॉक का 1283 1283 अगर ब्रेक होता है तो चांसेस है कि स्टॉक में गिरावट में हमें 1210 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कंडीशनल सेल होगा। 1283 अगर ब्रेक होता है तो वहां पे सेल करके चलने की सलाह रहेगी। 1210 तक के लेवल ये काउंटर में हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, जायरस लाइफ साइंसेज, यहाँ पे कई सारे ब्रोकरेजेस ने जो है अपने टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। और कुणाल ने भी टेक्निकली अपना टेक दिया। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जानने का आज के नवरत्न काउंटर्स। और नवरत्न स्टॉक्स लेकर हमारे साथ अब शरद जुड़ चुके हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले अर्निंग्स के बारे में बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स जो है अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले। और हाल ही में कंपनी ने जो है ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी अपने बोर्ड में लाया था, स्टॉक में भी तेज़ी आई है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ आई है और कमेंट्री भी जो है उनके जो मार्केट्स है वहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। औरोबिंदो फार्मा के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और नेट प्रॉफिट में लगभग 61% का ग्रोथ आया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें, हमारा चौथा स्टॉक है, यहाँ पे देखा जाए तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो वॉल्यूम का होता है वो 3% बढ़ा है और ओवरऑल जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। पांचवा स्टॉक सीमेंट्स, यहाँ पे जो है अब कह सकते हैं नंबर्स जो है कमज़ोर आए, स्पेशली गैस पावर सेगमेंट पे, वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस ढीली रही है कंपनी की। हमारा राजा बैटरी हमारा 6th स्टॉक रहेगा। यहाँ पे बैटरी पैक प्लांट की जो है इनॉग्रेशन हुई है। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ी MOU साइन की है पियाजियो व्हीकल्स के साथ, जहाँ पे लिथियम आयन सेल्स और चार्जर्स पे जो है डेवलप करेंगे 3 व्हीलर EVs को लेके। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा आवास फाइनेंसियर्स। यहाँ पे CVC कैपिटल जो है लगभग 26.47% स्टेक एक्वायर कर सकती है केदारा पार्टनर्स और पार्टनर्स ग्रुप से। इसका जो वैल्यू रहेगा 3,425 करोड़ रुपए का रहेगा। अब इस एक्विजिशन के बाद ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो गया और कंपनी ने एक्सेप्ट किया है और वो लगभग एक्स्ट्रा 26% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं और जो ओपन ऑफर प्राइस है वो 1767 रुपीज़ पर शेयर का है। तो इन दोनों इवेंट्स के बाद कंपनी का स्टेक 52% के ऊपर हो सकता है आवास फाइनेंशियल में और कंपनी जो है CVC वो प्रमोटर बन जाएंगे। इस पूरे जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे केदारा पार्टनर्स और पार्टनर्स ग्रुप दोनों की एग्जिट होने वाली है। मज़गांव डॉक हमारा 8वां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे इनको ONGC से जो है EPC की ऑर्डर आई है लगभग 4,600 करोड़ रुपए के लिए और मीडिया रिपोर्ट्स भी सजेस्ट करें कि बड़े बड़े जो सबमरीन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं कंपनी को। तो स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पे फोकस करेंगे तो ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया अंडरवेट से, न्यूट्रल था पहले और टारगेट प्राइस भी कट हो गया, 1250 से घटा के 980 कर दिया है। और ऑफ कोर्स Q1 नंबर्स पे उन्होंने कहा कि जो लखनऊ सेगमेंट है वो अभी भी रिकवरी लेने में टाइम लगेगा, हालांकि जो मैच्योर यूनिट्स है और पटना मार्केट है वो अभी भी फेयर वेल कर रही है। तो ये ओवरऑल आपके 9 के नवरत्न है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिलेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये 9 के नवरत्न काउंटर्स हमें बताने के लिए। तो कुछ सिलेक्ट काउंटर्स पे हमने चर्चा भी की, आगे भी करेंगे, पर इस बीच आइए स्वागत करते हैं शिवांगी सारदा का भी और सबसे पहले उनसे जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे है उनकी नज़र। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के आपके स्टॉक कॉल्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज रडार पे है ऑफ कोर्स ऑटो स्पेस, थोड़े बहुत कंजम्पशन नेम्स भी देखने को मिल रहे हैं कि अच्छे एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं, पर क्लियरली अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जो अटेंशन ग्रैब कर रहा है। एंड यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिली है डेली बेसिस पे, लगातार पिछले 5 दिन से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की राय है। वीकली बेसिस पे भी स्टॉक का जो चार्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे OI एडिशन हुए हैं यहाँ पे, तो 260 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करे 45 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है शिवांगी, ये शेयर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ऑटो वाले में और इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखेंगे हम। मैंने कुछ एक शेयर्स और भी निकाले हैं, जरा आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। शिवांगी जरा जल्दी जल्दी स्पीड से बताते जाइएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है अपने पास। पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज प्लस करना है कि नहीं करना? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी, SCI की अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टॉक में रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है, पर सस्टेनेबिलिटी तभी होगी जब ये 280 के ऊपर होल्ड करे। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अटकने से बेहतर है। ठीक है, 280 पार होने पर होगा, हालांकि 5% ऊपर भी खुल रहा है। आपके सामने इस समय लाइव मार्केट प्राइस है। NBCC शिवांगी जरा इसको भी चेक करना है, NBCC खुलते प्लस करना है या फिर रोक दें इसको भी? जी, यहाँ पे एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है पिछले वीक फ्राइडे को ही, और यहाँ पे थोड़ी बहुत कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है अराउंड अबाउट 190 के लिए हम इसको देख सकते हैं और
80 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, एक लास्ट शेयर आपसे और पता करना है, वो है बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा के नाम से है बीबीटीसी। एक बार जरा ये चेक कर लो, इसको शेयर को प्लस करना है खुलते कि नहीं करना है, बीबीटीसी। जी, इसकी अगर लंबी अवधि का चार्ट देखें तो पिछले 3 महीनों से काफी पॉजिटिव रहा है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पे भी देखें तो स्विंग्स रहे हैं, बट ओवरऑल स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर हम थोड़े वीकली पर्सपेक्टिव से ले तो ये बेहतरीन रहेगा। स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 2450 के बनते हुए दिख रहे हैं, 2450। संतोष सर, 2 शेयर और हैं, जरा आप भी जल्दी से देख के बताइएगा, फटाफट बताते जाइएगा। सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर, आज खुलते प्लस करूं कि नहीं करूं? कंटेनर कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, मुझे लगता है कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज 940 तक जा सकता है, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरा शेयर है सर चंबल फर्टिलाइजर, खुलते प्लस करना है कि नहीं करना? चंबल फर्टिलाइजर ईएसडीपी, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, मुझे लगता है इसमें एक रिस्क लिया जा सकता है, बाइंग कर सकते हो आप करंट लेवल पर। स्टॉप लॉस रखिएगा 510 का, ऊपर में अगर रैली आती तो 540 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, बड़े प्लेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्लस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आज? रिलायंस इंडस्ट्रीज ईएसडीपी मुझे रिलायंस अच्छा लग रहा है, लेकिन 2960 जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलता है तब प्लस कीजिएगा, फिर एक 3000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक और शेयर भी है, जरा आप चेक कीजिए, पिरामिल एंटरप्राइजेस, ये भी खुलते प्लस करना है कि नहीं करना? PEL, पिरामिल एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक डाइसी होता है, एक अच्छी तेजी देखी थी, पुल बैक के बाद सपोर्ट से वापस बाउंस बैक कर रहा है। 980 का लेवल है मेरे नजर में, 980 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट रह गया सिर्फ मार्केट ओपनिंग का, तो जितने स्टॉक्स में जितनी स्पीड से ले सकता रहा उतने हमने पता कर ही दिए। स्टैंपिंग करके आपको उसका मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि उसके बारे में हम क्या सोच रखते हैं, मतलब हमारे गेस्ट क्या सोच रखते हैं। लेकिन ये जरा मार्केट के फ्रीज लेवल, इस समय जो निफ्टी फ्रीज हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं मिल रहा। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ सिर्फ 70 पॉइंट का नुकसान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था 9:08 के आसपास। जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल दिखाई प्रोड्यूसर साहब, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। सोमवार के दिन स्लो मत होइएगा, उस दिन फास्ट रखो अपने आप को। 71 पॉइंट का इस समय नुकसान है, कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं है। और बाकायदा निफ्टी के अंदर 44 पॉइंट का नुकसान है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। सिर्फ आज का दिन आप एक बार चेक कर लो, अगर आपको ये शेयर कहीं भी मार्केट में आज कहीं भी वैसे कोई बड़ा क्रैक मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। गुरांग सर ने भी आपको क्लियर कर दिया, 1-2 एक्सपर्ट्स ने आपको और भी बताया, जैसे संतोष मीना का भी ये कहना है कि हिडलबर्ग वाली रिपोर्ट का कुछ ज़्यादा असर नहीं आएगा। तो लेट्स सी, एक बार एक दिन के लिए देना भी पड़ेगा, अपन दे देंगे। तो क्लोजिंग अगर देखनी है तो अपने का क्लोजिंग भी चेक करनी पड़ेगी, अपन क्लोज भी चेक करेंगे। तो क्लोजिंग में 2 लेवल आप ध्यान रखिएगा, 24,200 नहीं ब्रेक होना चाहिए, और बैंक निफ्टी के अंदर 50,200 की रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। लेके आइए टॉप गेनर्स के आज मार्केट के अंदर। खैर बाजार ही खुल रहा है, अब तो सीधा मार्केट पे चलते हैं। एडवांस डिक्लाइन मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खराब नहीं होगी। IT कंपनीज आज भी नोटिसेबल बन जाएंगे। 700 शेयर वर्सेस 1000 शेयर है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। 44 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ने ओपन किया है। सेटल होने के लिए थोड़ा सा समय दे देना निफ्टी को, फिर देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी के अंदर 71 पॉइंट का इस समय नुकसान आपको शुरुआती टिक में देखने को मिल रहा होगा। अब निफ्टी करीब 50 पॉइंट है और बैंक निफ्टी के अंदर करीब नुकसान 50 पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा। खैर आ जाते हैं जरा बढ़ने वाले शेयर्स पे, आज जिनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 1 मिनट के लिए आपके प्राइस टिक नहीं, अपडेट नहीं हो रहा, अब अपडेट होना शुरू हुआ है। 100 पॉइंट का नुकसान है इस समय सिर्फ निफ्टी पर, और 250 पॉइंट का सिर्फ बैंक निफ्टी पर नुकसान है। लेवल्स याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 24,200, 24,000 ये दोनों सपोर्ट एरिया हैं। जब तक 24,450 पार नहीं करोगे पूरा डर बाहर नहीं निकलेगा। बैंक निफ्टी 50,000 सपोर्ट एरिया है, 50,200 भी सपोर्ट एरिया है। ब्रेक होने पर ही दिक्कत बढ़ेगी, नहीं तो ये पुल बैक के लिए वापस भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग की तरह होंगे और जितना नीचे जाएंगे उतनी स्पीड से ऊपर आएंगे। बढ़ने वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे दिखाइए, उसमें एक्सिस बैंक है, हीरो मोटोकॉर्प है, इन्फोसिस है और भारतीय एयरटेल है, HDFC बैंक है। शेयरों में जो नुकसान है, चलिए मैं अडानी के शेयर से शुरू कर देता हूँ। अडानी एंटरप्राइज में जो नुकसान है इसमें 2 से 2.5% है। अडानी पोर्ट के अंदर जो नुकसान है सिर्फ 2% तक का है। टाटा कंज्यूमर्स, ITC, पावर ग्रिड, ये कुछ एक शेयर हैं जहाँ पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ इन्हीं सभी लेवल्स को एडजस्ट करना सीखा है और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे। मैं निफ्टी के जरा 100 शेयर्स भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें आप देखेंगे नौकरी आज प्लस खुला है, ट्रेंट
11% चला था। हमारे 12 बजे के शो में हमने एक कॉल डाली थी ट्रेंड की कि बाय करना चाहिए, क्लोज होते होते 11% हो गया। आज फिर से ओपनिंग उसकी ठीक हो रही है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल के नाम से कंपनी है और एक्सिस बैंक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन सब के अंदर हल्की हल्की सी बढ़त आपको फिर से देखने को मिल रही है। वीक शेयर कौन से हैं? अगर मैं अडानी ग्रुप की वीक शेयर की बात बोलूँ तो ATGL, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन्स, ये 3% का कट है। पावर में 2% का, एनर्जी सॉल्यूशन और एंटरप्राइज पे 2% का कट है। तो अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स देख भी रहे हैं तो किसी में भी मेरे हिसाब से अभी तक 5% से ज़्यादा का नुकसान तो नहीं दिख रहा मेरे को भी अपनी स्क्रीन पर। और ज़्यादातर शेयर इस समय आपको 2-2, 3-3% पर, वो भी कैश वाले स्टॉक्स ही हैं जहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशन दिख रही होगी। ठीक है, 87 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 24,200 को बचाने की अच्छे से कोशिश हो रही है। एडवांस डिक्लाइन बहुत तेज़ी से तो नहीं सुधरा, बट हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, ना ही मेरे को बाजार इस समय बहुत तेज़ दिख रहा है, ना ही मेरे को बाजार इस समय बहुत मंदा दिख रहा है। मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन करेगा, ये 24,400 की रेंज में आपका ऐसे झंझोर के रख देगा कि आपका मनी टूट जाएगा आपके ट्रेडिंग करने से और आपके स्विंग ट्रेडिंग करने से। बस इसी चीज़ को अपने आप को बचाना है। जब तक लेवल से क्लोजिंग नहीं मिलती, लेवल से क्लोजिंग नहीं दिखती आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में, तब तक बड़ी पोजीशन सिस्टम में ना लीजिएगा। छोटी छोटी पोजीशंस को हैंडल करेंगे ज़्यादा अच्छा है, यही आपके लिए फ़ायदे का सौदा बनेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा हीट मैप लेके आएंगे स्क्रीन पर, उससे आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम ना आगे चल के ना सेक्टोरियल हीट मैप भी लेके आएंगे ताकि उससे आपको थोड़ा और पता लग पाए कि सेक्टर की पोजीशनिंग क्या हो रही है। आज तो मैं सिर्फ शेयर दिखा देता हूँ आपको, निफ्टी का हीट मैप, इसी तरह से एक सेक्टर का भी हीट मैप होता है, तो सेक्टोरियल पोजीशन आपको आइडिया लगेगा। आप देखोगे ONGC जो है हरे निशान में है और नीचे गिरने वाले में से 2 अडानी के ही शेयर हैं 3-3, 4-4% का। सिर्फ अभी तक तो यही गिरावट है, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट अभी तक तो मार्केट में भी नहीं दिख रही है, ना ही अडानी के शेयर्स में दिख रही है। दूसरे जो और से शेयर्स हैं, जो नॉन अडानी शेयर्स हैं, जैसे बजाज ऑटो, SBI, टाटा स्टील, इन सब में एक रेगुलर फॉल है जिसको हम 1% का फॉल कहते हैं। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो हिडलबर्ग की रिपोर्ट का मार्केट को दिखाना है, मार्केट ने शुरुआत में उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ आपको ये नोटिस करवा रहा है। देखते हैं अभी और क्या होता है, लेकिन 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आई रिपीट माई वर्ड, 24,200, 24,000 एक अहम सपोर्ट है। जाने पर दिक्कत बढ़ेगी, नहीं जाने पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था मार्केट का। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, ओपनिंग के सौदे क्या हैं, ये मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। सृष्टि से कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, तो ये थी इंडेक्स की बात, पर इसके अलावा कुछ और काउंटर्स में सबसे पहले नजर डालिए ओला इलेक्ट्रिक पे, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे। फ्राइडे को 20% के मूव के बाद आज फिर से 11% की तेजी दिखा रहा है और 100 रुपए के भी ऊपर निकलता हुआ ओला इलेक्ट्रिक का शेयर यहाँ पे लंबी अवधि के लिए गौरांग जी की भी तरफ से एक खरीदारी की राय है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और काउंटर्स में जो एक्शन दिख रहा है वो है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे भी हमने राय ली थी, आपको बताया भी था कि कमेंट्री काफी वीक साइड पे है। 8% का कट जो है लगभग फिलहाल बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको फिलहाल दिखा रहा है। हमारा राजा बैटरीज ये काउंटर भी आज फोकस में है, 1.5% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। खबरों के लिहाज से यहाँ पे भी फोकस है। वोल्टास 5% की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, 7.5% का उछाल जो है ये काउंटर दिखा रहा है। आज आवास फाइनेंसेस भी जो डील है उसके चलते फोकस में है, 6% की तेजी इस काउंटर में है। सुकुमा एक्सपोर्ट्स ये काउंटर हम इग्नोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन सा और स्टॉक है जहां पे आपको नज़र रखनी चाहिए, तो उसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स पे भी नज़र डालिए, क्योंकि अच्छे नतीजों के बाद जो है ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से मूव दिखा रहा है और कई समय से इस काउंटर के ब्रेकआउट को भी हाईलाइट कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट से और कुछ काउंटर्स की अगर हम बात करें तो PNC इंफ्रा भी लगभग 6% ऊपर है, SCI में 5% की आज तेजी है और आज कुछ एक सिलेक्ट रेलवे काउंटर्स भी उछलते हुए नजर आए हैं, जिसमें कि RVNL लगभग 4.5% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी कई समय बाद 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ एक गिरने वाले शेयर्स में और आपके सामने रखे तो भारत डायनामिक्स, यहाँ पे खबरों के लिहाज से फोकस था, 7% का कट। सन टीवी बेहद निराशाजनक नतीजे, 7% की गिरावट यहाँ पे है। विनिति ऑर्गेनिक्स भी 6% टूटता हुआ नजर आया है और साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में अदानी टोटल गैस में भी कमजोरी है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो नहीं है फिलहाल, हालांकि जो गिरने वाले शेयर्स की संख्या है वो ज़्यादा है, पर अभी अगर हम देखें तो कुछ एक अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में निचले स्तर से रिकवरी ज़रूर आई है। देखते हैं कि वो कितनी सस्टेन होती है या नहीं।
पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त चला है ये जानने का कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स है और शुरू करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन सृष्टि जैसा कह रही थी कि कुछ स्टॉक्स उधर रहे हैं और जिस स्टॉक के बारे में कहा जाता है कि उसका बिजनेस बहुत मजबूत है, बहुत सॉलिड है, और जब पिछले लेग में जब ये शेयर गिरा था तभी यही कहा गया था अडानी पोर्ट के बारे में। देखिए मतलब कुछ ही मिनट हुए 50 रुपए का जंप नीचे से आ गया अडानी पोर्ट में और अब 1500 रुपए के ऊपर फिर से जाके कारोबार कर रहा है। 2% के आसपास की हल्की सी गिरावट आज इसमें कहेंगे। लेकिन चलिए अब ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? रडार पे मेरे है कोरोमंडल। हर पूरे स्पेस में एक अच्छे एक्शन देखने को मिल रहे हैं और ये वीकली बेसिस में एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। अपने प्रीवियस हर्डल जो कि एक 1690 का हुआ करता था उसको सरपास करके स्टॉक ने एक अच्छी तरह से क्लोजिंग दिया है और आज भी फॉलो अप काफी स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी टारगेट्स के लिए 1810 के टारगेट्स के लिए और 1710 के एक स्टॉप लॉस के साथ। से रिपीट करेंगे अपने स्टॉक को? जी, कोरोमंडल की बात कर रही हूँ मैं और यहाँ पे 1810 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 1710 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1810 का टारगेट, 1710 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल सिंपल 1740 रुपए के आसपास का भाव है। संतोष आप बताइए आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? मैं ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा। इसमें हमने फ्राइडे के दिन एक मॉर्गन स्टैनली का एक बड़ा अपग्रेड भी देखा था। मुझे लगता है कि स्टॉक में अब बहुत स्ट्रेंथ है, यहाँ से और तेजी बनेगी। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 335 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको 332 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में आज हमको 344 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 332 का स्टॉप लॉस, 344 का टारगेट ओएनजीसी के लिए। यहां से 10 रुपए ऊपर के लेवल आपको ओएनजीसी में मिल सकते हैं। एक बढ़िया तरीके से शेयर चला है ओएनजीसी और इस पर भरोसा जता रहे हैं संतोष जी। कुणाल आप बताइए आपको क्या दिखा है ट्रेड करने के लिए? अभी क्या खरीदें? अभी खरीदने में इंडस टावर अच्छा लग रहा है। आली चार्ट पे देखने जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है 413 414 के सपोर्ट पे, और अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो एक लगातार अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 MA का। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 419 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 413 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो 431 का इसमें अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 431 का टारगेट इंडस टावर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल आपको शेयर दिखेगा, 418 रुपए का भाव। अच्छा, बाजार खुलने से पहले ना वोल्टास के नतीजे आए थे और इस पर हमने व्यू भी लिया था। वोल्टास 8% ऊपर है, बड़े गैप के साथ खुला। ये थोड़ी सी निराशा वाली बात जरूर है, मौके नहीं मिले होंगे। लेकिन शिवांगी जरा आप बताइए वोल्टास कितना चलेगा, क्या लेवल्स आप देख रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 8 दिनों के जितने भी लॉसेस है उसको स्टॉक ने आज कवर अप होते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट हमने देखा है 9% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है स्टॉक में। सो ऑफ कोर्स इतने स्टीम अप होने के बाद थोड़ा कूल डाउन होने की सलाह रहेगी तो ही हम इसमें एंटर करें। तो 1530 के आसपास हम देख सकते हैं ये स्टॉक, एंड देन फिर नेक्स्ट जो है इसका स्विंग हाई जो है 1563 का, वहां के आसपास हम देख सकते हैं। बट काफी स्विंग है तो केयरफुली इंट्राडे बेसिस पे ही ट्रेड करें। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे वाले शेयर भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। आप आरबीएनएल देखिए, इंडियन रेलवे, आईआरएफसी देखिए, 3% के आसपास की तेजी वहां पर है। गौरांग सर आप जरा एक बार रेलवे स्टॉक्स पर व्यू दीजिए, क्योंकि लगातार ऑर्डर की खबरें भी आ रही हैं, नतीजे भी ठीक ठाक पोस्ट कर रही हैं कंपनियां। आपको कौन सी कंपनी पसंद है सर, और वैल्यूएशन के हिसाब से कहां पर दांव लगा सकते हैं जिनको फ्रेश कोई व्यू लेना हो रेलवे पर? तो अभिषेक का पूरा क्षेत्र पसंद आता है और मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन और रेलवे, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों का जिक्र किया था। अब कोई स्पेसिफिक तो नाम नहीं लेंगे क्योंकि फिलहाल कवरेज अभी तक नई इनिशिएट नहीं की है, लेकिन जो सक्षम और मजबूत कंपनियां, मैं केवल मात्र सक्षम और मजबूत कंपनियों की बात कर रहा हूं, जहां पर आईआरएफसी पर अभिषेक जब आईपीओ आया था बहुत समय पहले, तब आईपीओ नोट द्वारा निवेश की आई थी।
उसके अलावा आरबीएनएल है, रेलटेल है, मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र की कंपनियां जो कि वैगन्स में मौजूद है, टीटागढ़, जुपिटर वैगन्स, ये सभी कंपनियों की अगर आप बैलेंस शीट देखें तो बहुत मजबूत है। बाकी अन्य कंपनियां भी जो रेलवे से जुड़ी हुई है उनका कामकाज सक्षम और मजबूत रूप से चल रहा है, और विस्तार योजना काफी है भारतीय रेल के तरफ से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए। तो ये जो भी मैंने नाम लिए हैं, ये केवल मात्र मजबूत और सक्षम कंपनियां हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये राय दे रहा हूं इन सब कंपनियों में निवेश के। ये कंपनी मजबूत और सक्षम है, और जैसे मैं बता रहा था 3 से 5 साल तक ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। खैर ये सारी चीज़ें आपको सर ने ऑलरेडी नोटिस भी करवा रहे हैं। मैं एक बार आपको HDFC बैंक इसलिए दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये हरे निशान में आ गया है, पहला पॉइंट। HDFC बैंक हरे निशान में आना, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है रीबैलेंसिंग। थोड़ी देर पहले आपको सृष्टि इसके बारे में बता भी रही थी कि इसकी डेट है कल की शायद रीबैलेंसिंग की। तो ये शेयर ऑलरेडी 1600-1650 के आसपास है। शिवांगी एक बार आपका टेक क्या है HDFC बैंक पे? जिनके पास पोजीशन है उन्हीं को सिर्फ हैंडल करना चाहिए क्या फ्रेश वाले भी आ जाए इसके अंदर? देखो बेस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1600 का, मतलब पैनिक लो में भी 1600 नहीं तोड़ा इसने। जी बिल्कुल। HDFC बैंक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा है, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो सपोर्ट कर रहा है पूरे इंडेक्स को। एंड मेरा यह मानना है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये स्टॉक ऑब्वियसली रखने लायक है, हैवी वेट है, काफी साउंड काउंटर है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस लेवल्स पे भी एंटर करने की राय रहेगी, 1700 तक के लिए इमीडिएट टारगेट्स के लिए और पोजिशनली हायर के लिए। स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते रहे, 1620 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनते हुए दिख रहा है अभी। ठीक है, डन। एक और पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स आज 6% बढ़ा है। देखिए जब भी कोई ग्लोबल फैक्टर आएगा ना तो इंडिया विक्स स्पीड से बढ़ेगा। और आपको ये ध्यान होगा जब US में मंदी की बात शुरू हुई 1 मिनट के लिए, तब इंडिया विक्स बढ़ा, एक दिन में 46% तक बढ़ गया था। आज हिडलबर्ग की रिपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है पहली बार इंडियन मार्केट्स को वापस से, तो ये करीब 6% आज फिर से बढ़ा हुआ है। कहने का मेरे मतलब है कि ये बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन ये कितना बढ़ रहा है और किस लेवल तक बढ़ रहा है ये ज़रूर चेक करते रहना। 18 के ऊपर कंसर्न पैदा होगा, 15 के नीचे मतलब आपको बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा, चलने ही नहीं देगा, ऐसा कर देगा कि बिल्कुल बाजार ठंडा हो जाएगा, किसी भी चीज़ को इग्नोर मारता जाएगा। तो फिलहाल अभी ये 1630 के आसपास है, 15 के नीचे जाते ही ये न्यूट्रल कर देगा मार्केट को, और 18 के आते वापस से पैनिक क्रिएट करेगा। तो इसको ना आप क्लियरली वॉच करते रहना अगले 1 से 2 दिन में। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि आज मार्केट अगर हिडलबर्ग की रिपोर्ट को फेस कर भी रहा है तो एक थेमेटिक एक शेयर्स की तरफ ही करेगा। एक बार जरा दिखाना अडानी ग्रुप के शेयर्स भी, मैं आपको उसमें से एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। मैं अडानी एंटरप्राइजेस का आज का जो लो लगा है वो 3018 का लगा है, और शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है 3100 के आसपास। तो करीब 70-80 पॉइंट की रिकवरी है। आपको दिख ज़रूर रहा है कि 2-2.5% है, लेकिन 70-80 पॉइंट की रिकवरी है। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा कोई बायसनेस नहीं है। आप मेरी बैलेंस शीट भले चेक कर लीजिए, मेरे पास कोई अडानी शेयर्स के बारे में ना मेरे पास कोई होल्डिंग है, ना मैं कभी भविष्य में भी हो सकता है रखूं। कहने का मेरे मतलब है जो मार्केट के अंदर चीज़ें हो रही है ना, सिर्फ वो बताना मेरा काम है आपको, और मैं वही बता रहा हूँ। आप स्पेसिफिक होके देखिएगा, सिर्फ अडानी के शेयर्स थोड़ा सा कॉर्नर्ड है मार्केट के अंदर, नहीं तो मैं आपको जो टॉप पहले 5 काउंटर्स है ना, आप जरा उसको जरा देख लेंगे तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि देखिए मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। ग्रासिम, एशियन पेंट, सिप्ला, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, ये सब निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, जबकि आपका बाजार अभी थोड़ा वीक है, उसके बावजूद मैं टॉप गेनर्स बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा भी छोड़ दीजिए आप, लेकिन अगर आप कहीं भी इधर उधर भी देख रहे हैं, किसी और चैनल को देख रहे हैं, किसी और वेबसाइट्स को देख रहे हैं, तो ज़्यादातर का टेक ऑलमोस्ट एक जैसा है। मैं फिर भी आज के लिए मार्केट का एक दिन पूरा दे सकता हूँ हिडलबर्ग की रिपोर्ट के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए कि आज हमको क्लोजिंग काम मिलती है। देखिए बाजार टूट नहीं रहा तो रिकवर भी नहीं कर रहा। निफ्टी में देखो आप 100 पॉइंट की गिरावट अभी भी लगी हुई है जस की तस है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते, एग्रेशन ना दिखाइएगा, समझदारी ज़्यादा दिखाइएगा इस समय। और हमको बहुत सारी चीज़ों पे फैक्चुअल डाटा पे जाना है, अकड़ और पकड़ दोनों को छोड़ना पड़ेगा इस समय, क्योंकि इस समय अगर आपको बाजार वीक लगेगा ना तो बोल दो वीक है, और अगर तेज़ लग रहा है तो बोल दो तेज़ है। अपने मन को भी समझाओ और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को भी वैसे ही देखने लग जाओ, ठीक? ऐसा मत करो, ठीक?
आगे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं जरा लॉन्ग पोजीशंस पे। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन और दिखा दीजिए, बढ़ने और गिरने वाले शेयर की संख्या होगी आपके पास, एक बार जरा जल्दी से वो दिखाइएगा, फिर हम लॉन्ग वाले शेयर्स की सूची लेके आते हैं। 39 और करीब 11, 45, 55 शेयर होंगे। यस, 55 शेयर इस समय करीब हरे निशान में है, 124 शेयरों में है, तो टिल्ट टुवार्ड्स नेगेटिव है अभी भी, है ना। ये अगर डिक्लाइन 100 तक हो जाए और 55 वाला 80 तक आ जाए तो फिर बाजार में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर चेक एंड बैलेंस ऑलरेडी मार्केट का एडवांस डिक्लाइन और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आज के लॉन्ग पोजीशन चेक करते हैं। जब वोल्टास के नंबर आए तो मोटा मोटी आपके सामने हो गया 6% ऊपर है। कोरोमंडल अभी शिवांगी ने आपको खुद बताया है। ट्रेंट हमने लास्ट टाइम आपको नोटिस करवाया था, आज 1.5% ऊपर है। जुबिलेंट फूडवर्क भी आज नोटिसेबल शेयर है। मेट्रोपॉलिसीज एक बार और चेक करवा लेते हैं। मेट्रोपॉलिसीज 1.5% ऊपर है। कुणाल परार जरा देख के बताइए तो, और चलेगा? वेल सर, मेट्रोपोलिस की बात करते हैं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक में भी मोमेंटम आई है, लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक अभी 2090 के अराउंड है। स्टॉक ने ओपनिंग लेवल पे हाई तो बना दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छे खासे लेवल ऊपर की लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे मैं कहूंगा कि 2040 का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। टारगेट की बात करते हैं तो 2140 का पहला टारगेट है जो स्टॉक दिखा सकता है, और 2140 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 2180 तक के भी लेवल स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 2040 के एसएल के साथ। ओके, ठीक है, डन। तो आप कह रहे हैं बाय एसएल वगैरह हम सब कुछ अब नोटिस करवा ही रहे हैं आपको बैक टू बैक। एक और शेयर है हमारी लिस्ट में, वो है ग्लेनमार्क। थोड़ा डिफेंसिव और एग्रेसिव का प्ले भी इसके अंदर है। और एक बलरामपुर चीनी है। संतोष सर, दोनों में से क्या प्लस करोगे, बलरामपुर चीनी या फिर ग्लेनमार्क? दोनों डिफेंसिव हैं, एक तो कॉमोडिटी का ही प्ले है पूरा। यस, वैसे दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम पहले बलरामपुर की बात करें तो इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे लगता है कि ये अपना जो ऑल टाइम हाई था करीबन 525 का, वो टेस्ट करने जा सकता है। 500 के ऊपर टिकता है तो 500 के कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पर नजर आएंगे, तो वॉच कीजिए। मुझे लगता है इसमें ट्रेड लिया जा सकता है आज के लो के स्टॉप लॉस से। ग्लेनमार्क तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, फार्मा स्पेस काफी बजिंग रही है। मुझे लगता है इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब अपना स्टॉप लॉस आप 1470 पे रख सकते हैं। 1500 के ऊपर टिकता है तो 1535 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। इसको शॉर्ट्स वाले काउंटर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिकवाली काफ़ी सीवियर हुई है। एक बार जरा एस्ट्रा लिमिटेड दिखाना, 4% है, प्रीमियम के साथ टूट रहा है, यानी सॉरी ओपन इंटरेस्ट के साथ टूट रहा है। इसका मतलब गिरावट अच्छी खासी हुई है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखाई हुई, बीकेटी 6% नीचे है। सन टीवी एक बार जरा दिखाना, सन टीवी दिखाओ एक बार, 7% इनफैक्ट नीचे है। ये 2.5% के ओवाई एडिशन के साथ टूटा है। जायडस लाइफ साइंसेज के तो खबर भी आपको बताई थी, एलआईसी ने, क्या है, बाट्रॉनिक्स नहीं सर, सन टीवी, यस। जायडस लाइफ साइंसेज भी करीब नीचे होना चाहिए आपके पास, 3%। ये भी दिखाओ जरा, एक बार जरा पता कर लेते हैं। ये बीकेटी में एवरेज करने की जरूरत तो नहीं है ना शिवांगी? अभी तो और कमजोर हो सकता है, क्योंकि आज ह्यूज बिल्डअप के साथ ये तोड़ रहे हैं शेयर को। शॉर्टिंग हुई है अच्छी खासी। बीकेटी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जी बिल्कुल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ जो है वो टूटते हुए दिखा है। एंड स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में भी अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो मेरी राय रहेगी कि हम इसको अवॉइड करें। ठीक है, तो फिलहाल जो है बीकेटी अवॉइड करने की सलाह है। हम आपको बता भी रहे थे कि कमेंट्री काफ़ी वीक है, और सभी टायर कंपनीज में अगर आप देखें तो ट्रेंड यही निकल कर आया है कि जो मार्जिन प्रेशर है वो बरकरार है। अगर पूरी इंडस्ट्री में किसी एक कंपनी ने अगर वो आउट परफॉर्म किया है फिलहाल नंबर्स के फ्रंट पे, तो वो थी एमआरएफ। और आपको याद होगा, हालांकि अपोलो टायर्स, सीएट, जेके टायर्स, इन सभी में नतीजों के बाद गिरावट दिखी। आज जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में गिरावट है, पर एमआरएफ अपने नतीजों के बाद, जो कि 1.25 लाख के भी ऊपर का स्टॉक है, 5% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा था। हालांकि जो इसका नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होते हैं वो भी कम है, तो इसको भी एक बार हमें ध्यान में ज़रूर रखना है। पर अब जो है निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है एशियन पेंट्स। और संतोष, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी कॉल थी, ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, अब 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या यहाँ पे आपके टारगेट्स हिट हो गए हैं, और कुछ अपडेट है इसे लेकर?
नहीं सिस्टी, मैंने थोड़े बड़े टारगेट दिए हुए हैं। मुझे लगता है 3150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आज ही के सत्र में, और मुझे लगता है इसमें पोजिशनल नजरिया रखिए, एक तेजी बन सकती है ऊपर में 3250 3300 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक में क्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ बन रहा है, एक पुल बैक दिया था इसने पिछले 2-3 दिनों में, वो एक अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। और ये पेंट स्पेस में आप बर्जर पेंट को भी देखो तो वहां भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो हो सकता है ये स्टॉक में और तेजी बने, तो बने रहना चाहिए। किसी ने इंटरडे ट्रेडिंग के लिए लिया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। फाइनल टारगेट आज के लिए मेरा रहेगा 3150 का। ठीक है, बर्ज ऑफ पेंट्स यहाँ पर भी एक व्यू संतोष ने शेयर किया, पर इस बीच आप थोड़ी सी निचले स्तरों से जो निफ्टी बैंक में रिकवरी हो रही है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो गिरावट है वो केवल 140 अंकों की ही रह गई है। तो अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स और साथ ही कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं। इसको लीड करता हुआ फिलहाल HDFC बैंक ही दिख रहा है, पर एक्सिस बैंक भी जो है वो तेज़ी दिखा रहा है आधे % की। एक बार शिवांगी आपसे राय लेना चाहेंगे, एक्सिस बैंक खुलने के साथ ही जो है इसमें एक इंटरेस्ट लौटा है, पर क्या इस पे भरोसा करें? जी सृष्टि, अगर हम निफ्टी बैंक की यहाँ बात करें तो यहाँ एक जो ओनली स्ट्रॉन्ग होल्डिंग फैक्टर है वो HDFC बैंक का ही है यहाँ पे। एंड काफी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है लगातार पिछले 10 सेशन से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बैंकिंग से क्षेत्र में अगर हमें जाना है तो हम स्ट्रेंथ के साथ ही बने रहे। एक्सिस बैंक में जरूर आज थोड़ी बहुत रिकवरी बोल सकते हो आप देखने को मिल रही है, पर ओवरऑल स्टॉक में भी हमने देखा है पिछले 11 सेशन से कंसिस्टेंटली एक रेंज बाउंड मैनर में मूव किया है। इनफैक्ट पिछले 20 दिनों से हमने देखा है कि काफी प्रॉफिट बुकिंग और वीकनेस है। तो यहाँ पे पिछले 20 दिनों में एक बार भी कोई भी साइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी वहां पे नहीं नजर आई है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और बैंकिंग क्षेत्र को अगर लेना ही है, अगर वॉचफुल रहना है तो HDFC बैंक को देखें। तो बैंकिंग काउंटर्स को अगर ध्यान में रखना है तो HDFC बैंक ही जो है वो काफ़ी मजबूत है, और हमने संतोष से भी इस पे एक टेक लिया था। पर अगर हम बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक तब 13% का मूव दिखा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है इसका मूव देखना। पर अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है ओला इलेक्ट्रिक के लिए कि क्या ये जो वैल्यूएशंस पे अब ट्रेड अगर कर रहा है तो क्या वो सस्टेन करेगा, क्योंकि हमने आपको लगातार ये हाईलाइट किया था कि प्रीमियम वैल्यूएशंस पे आ रहा है TVS मोटर्स और बजाज ऑटो के, और IPO के समय ही वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर थे, कई सारे ग्रोथ ट्रिगर्स थे, कई सारे कंसर्न्स थे, इसके बारे में बताया। पर अब 20% और आज की 10% यानी 30-35% की तेज़ी के बाद और भी महंगे वैल्यूएशंस पे जो ओला इलेक्ट्रिक मिल रहा है, ये सस्टेन करता है या नहीं, यही सबसे बड़ी बात रह जाएगी देखने के लिए। पर जी हाँ, 15 तारीख को इवेंट है, उसको लेकर भी एक्साइटमेंट हो सकता है। पर चलिए कुछ और स्टॉक में देखें तो SCI यहाँ पर भी धुआंधार तेज़ी है। आज फिर से ये स्टॉक जो है तेज़ी से आगे निकल रहा है, 11% की तेज़ी है। और कुणाल आपसे समझना चाहेंगे, जब ये स्टॉक चलने पे आता है तो फिर पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं लेता है। ऑलरेडी यहाँ पे 10-11% का मूव आ चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? कल एक अच्छी खासी मोमेंटम शुरुआती सेशन में हमें देखने को मिल चुकी है, एंड व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है, लेकिन नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी है तो होल्ड करके रखिए। 296 पहला टारगेट है, 296 जैसे ही क्रॉस होगा 323 तक के टारगेट हमें ये स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 296 इस लेवल का इंतज़ार करिए। अगर 296 क्रॉस होता है उसके बाद जो है और भी तेज़ी ये काउंटर दिखा सकता है। पर आइनॉक्स विंड भी नतीजों के बाद फोकस में है, आज यहाँ पर भी लगभग 6% की तेज़ी है। और संतोष अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर है, पर अगर पोजिशनली इसमें एंट्री लेनी हो तो क्या लेना चाहिए, या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आके जिनके पास ऑलरेडी है उनको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे आप? ये अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो इसने दिया है, और ये लगता है आज गैपिंग सस्टेन कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। धीरे धीरे स्टॉक रुपयों के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो बने रहना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस सेल करते चलिए, क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अपना स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पे 170 का रख सकते हो, ऊपर में 200-225 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। आइनॉक्स विंड को लेकर ये व्यू 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है।
बाजार पर नजर डालें तो करीब वही मतलब शुरुआत से लेकर अब तक जो भी 25 मिनट के आसपास का कारोबार हुआ है, एक रेंज में ही है निफ्टी। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी हम लगातार ट्रैक कर ही रहे हैं। 2.5% नीचे अडानी पोर्ट है। अडानी एंटरप्राइजेज में 3.25% के आसपास गिरावट है। ज़्यादा गिरावट नहीं है, ये सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक होता है तो इतने स्टॉक नीचे आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक स्टॉक जो फॉल दिखा रहा था, थोड़ा सा और प्रेशर बना है, वो है सन टीवी का। 8.5% नीचे ये शेयर आ गया है और नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे। उसमें जो एड रेवेन्यू वाला जो उनका सेगमेंट था, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता की बात थी नतीजों में। लेकिन कुणाल, जरा आप बताइए, सन टीवी के लिए देखिए दिक्कत क्या थी कि जो पिछला जो क्वार्टर था उसमें आईपीएल था, उसमें लोकसभा के इलेक्शंस थे, उसमें T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो तमाम इवेंट्स बड़े बड़े थे जहां पर व्यूवरशिप थोड़ी सी शिफ्ट होती है। आप जरा ये बताइए कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, कॉन्ट्रा कुछ प्ले कर सकते हैं या फिर अभी छोड़ दें इसको? पहले छोड़ने की सलाह दूंगा। 838 के अराउंड है, 8 साढ़े 8 का स्टॉक नीचे है। एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे शुरुआती सेशन में हमें देखने को मिला हुआ है। नीचे 800 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा अभी टोटली अवॉइड करके चलने का बन रहा है। अगर 800 का लेवल आता है तो ही मैं वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि 50 MA का भी काफी अच्छा सपोर्ट वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर 800 आता है तो ही आप खरीदारी करके चलने का प्लानिंग बनाइए, वरना इसको टोटली अवॉइड कीजिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए, अभी हाथ नहीं लगाना है। जब लेवल्स आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, फिर आपको हम जरूर इस पर गाइड करेंगे सन टीवी के स्टॉक को लेकर। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, जरा ये समझ लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट। अवनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। बताइए मैम, आज फोकस आपका कहां पर है, क्या ट्रेड करके चलें? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में जो उथल पथल हो रही है फिलहाल, उस सारे मूवमेंट में फार्मा सेक्टर काफी अच्छे से होल्ड ऑन कर रहा है एंड नए ब्रेकआउट्स दे रहा है। तो आज के लिए फार्मा क्षेत्र से ही हम स्टॉक लेंगे ग्लेनमार्क फार्मा। ये 15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट का ऊपर की तरफ जो टारगेट बनता है, मिनिमम टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर, वो है 1550 का। तो इसको हम प्ले आउट करेंगे 1500 की कॉल खरीद के। 48 to 50 के रेंज में इसको खरीदना है। ऊपर टारगेट रहेगा 76 रुपीज का और स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपीज का। तो अधिकतम मुनाफा टारगेट पे बनेगा 11,600 रुपए का और अधिकतम रिस्क जो है वो 7,200 तक सीमित रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ग्लेनमार्क का। लगातार ये शेयर चला है और साल भर के अंदर निवेशकों के पैसे डबल करके दिए हैं। ये तो जो है लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड भी इसने किया है, रिवॉर्ड किया है शेयर ने। देखिए अब इसमें आपको ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाने की सलाह है। 1500 वाली कॉल खरीदनी है, एट द मनी वाली 48 से 50 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगा। लक्ष्य 76 रुपए, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 40 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 11,600, अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 7,200 रुपए का आपको इस स्ट्रेटजी में। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक स्टॉक संतोष जी जरा आपसे जानना चाहेंगे, क्या उसमें ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि मेटल्स तो ट्रेड करने वाले पूरा का पूरा सेक्टर हो गया है। JSW स्टील आज हम देखने की शुरुआत ठीक की है, क्या इसको राइड किया जा सकता है? यस, मेटल स्पेस अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में फिर भी रिलेटिवली बेटर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो इसको चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप रखिए यहाँ पर। अब आप 908 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में अगर चलता है तो टारगेट रहेंगे 940 रुपए तक के। 96 पॉइंट किया, यानी कि मैं बोलूँगा 100 पॉइंट के। आप जल्दी ना करें अभी भी। देखिए, मैं आज का पूरा दिन इससे हिडलबर्ग वाली रिपोर्ट को देना चाहता हूं और देखते हैं इसमें क्या होता है। बैंक निफ्टी में गिरावट HDFC के हरे निशान में होने के बावजूद भी 250 पॉइंट की है। इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते जो हो रहा है। मैं एक तरफा बोलने में कभी बिलीव नहीं करता कि हाँ भी ऐसा ही है। जो फैक्चुअल डाटा है, जो सामने भी चीज़ें दिख रही हैं, वही आप देखो, वही आप बोलो और वही इसी के बारे में चर्चा करो। फिलहाल 2 दिन पहले तक जो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके या जैसे तैसे करके एक माहौल बनाया था ना, वो हिडलबर्ग की रिपोर्ट ने थोड़ा उसको ध्वस्त तो किया है। नहीं तो आज आप 100 पॉइंट की गिरावट दिखाने के बाद इसकी रिकवरी बहुत फास्ट कर देते। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता
तो कॉन्फिडेंस लो है। ये पता कहाँ से लगता है? ये विक्स से पता लगता है। विक्स 6% बढ़ा हुआ है। क्या मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं या फिर वो भी बाजार को तोड़ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक। जरा दिखाना है TCS और इन्फोसिस भी स्क्रीन पे दिखाओ। TCS, इन्फोसिस, L&T और HUL, ये 6 शेयर दिखा दो। इसमें से आप देखो रिलायंस आपको वीक दिखेगा, HDFC तो चलो वो तो बैलेंसर का फैक्ट रोल प्ले कर रहा है। TCS डेज लो पे खड़ा है, ले आओ इन्फोसिस जरा, इन्फोसिस डेज लो है, ले आओ जरा L&T और HUL लेके आओ, L&T और HUL भी लेके आओ। HUL डेज लो पे खड़ा है, एक बार L&T भी लेके आओ, L&T भी डेज लो पे खड़ा हो गया। तो आपके जो लीडरशिप है वो लीडरशिप अभी थोड़ी एब्सेंट है। HDFC को छोड़ के मैंने आपको 6 शेयर दिखा, इन 6 शेयरों की वेटेज मोर देन 50% है। दूसरी बात मैंने आपको विक्स बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लेवल्स बताए। मार्केट ने ठीक तो क्या, आपको ध्यान होगा आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। उसमें बताया था भाई 24,200 आप गिरावट ख़त्म करोगे, लेकिन 24,400 पे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, फिर आप शॉर्ट कवरिंग देखोगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था उसमें दोनों ही इंडाइसिस के अंदर करीब 5% का OI घटा था और वो कवरिंग के दम पर यहां तक पहुंचे थे। तो कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। मैं फिर से आपसे बोलूंगा, आप थोड़ा सतर्क रहिए, बस बड़ी पोजीशंस लेने से बचिए। हिडलबर्ग की रिपोर्ट कितना नुकसान करेगी कितना नुकसान नहीं करेगी वो आपको आज के सेशन में काफ़ी हद तक उसकी छाप, उसका आइडिया लग जाएगा। मैंने अडानी ग्रुप के शेयर्स भी आपको बताए। प्राइमा फेसी में कुछ जितना देखने में लग रहा है अभी तक एज सच कोई मेजर नुकसान तो नहीं है, ठीक, लेकिन ये बढ़ भी सकता है अगर लेवल्स टूटे तो, फिर इसके पीछे बैक टू बैक कुछ और भी आ सकता है। तो बस बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहना और कुछ नहीं करना। आपको अपनी पोजीशन हरी नहीं दिखाना है, एकदम से जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। अच्छा ठीक है ये शेयर टूटा हुआ है, ले लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। अरे भाई पहले ये तो चेक कर लो टूटा क्यों है वो 4%। अगर आज सन टीवी 7% टूटा है और वो बिल्डअप के साथ टूट रहा है तो रुक जाओ ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसने 7% तोड़ा, इस शेयर को रोके भी नहीं रुक रहा। दिखाओ एक बार जरा सन टीवी भी आप। तो आपको थोड़ा ना सेलेक्टिव होकर आराम से ट्रेड करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करना। आई रिपीट माय वर्ड्स, जल्दबाजी मत करना, शांति से काम करो। संतोष मीना, कुणाल परार आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जो शेयर हमें समझ में आते हैं वो ढूंढ के हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं उन्हीं शेयर्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सन टीवी इस समय 8% नीचे हो चुका है, ठीक है। BKT 6.5% नीचे हो चुका है। एक और शेयर मेरी लिस्ट में आया है जहाँ पे आज थोड़ा नुकसान मेरे को थोड़ा एबनॉर्मली थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, वो है एक बार जरा नाल्को का शेयर दिखाएंगे। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम से नाम से जुड़ी हुई कंपनी है। नाल्को 174 रुपये के आसपास चल रहा है। एक बार कुणाल सर चेक करना, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्या इसके साथ भी? वेल डिम्पी जी 174 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि कोई खराबी नहीं है स्टॉक में, क्योंकि 168 165 का काफी अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक में। एंड पहले भी ये लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी। बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आप इसका वीकली और मंथली चार्ट ले लो तो काफी लंबे अरसे से ये स्टॉक 170 से लेके 210 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो अगर एक बड़ा लेवल अचीव करना है तो इसको 210 ऊपर ही लेवल पे ब्रेक करना ही होगा। लेकिन प्रेजेंट लेवल की अगर मैं बात करूं 174 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी मेरी 165 के एसएल के साथ। 165 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं 183 का पहला टारगेट है। 183 जैसे ही ब्रेक हुआ 201 तक की भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। डन सर। मैं फिर से बताता हूँ 24,200 24,000 एक अहम सपोर्ट है। मैं वेट कर रहा हूँ 24,000 की। मेरा कंफर्ट जोन 24,000 पे आएगा। बस मैं आपके सामने यही पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। आगे बढ़ें, कुछ और स्टॉक्स चेक करवा लें जहाँ पर आज मार्केट के अंदर लॉन्ग भी बन रही हैं, वो पोजीशंस भी देखना बैक टू बैक ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी होंगी, आपको दोनों तरफ देखना चाहिए। ग्रासिम आ तो गया है ऊपर, बट ग्रासिम में वॉल्यूम बैक्ड नहीं है ज़्यादा, यानी कि OI एडिशन नहीं है। तो ग्रासिम में 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, अगर कुछ और शेयर मिलता है तो फिर ठीक, नहीं तो ग्रासिम छोड़ेंगे। एक और शेयर बलरामपुर चीनी में पहले ही पता कर चुका हूँ, बिल्डअप और कहीं पे भी नहीं बन रहा। एक अपोलो टायर्स हरे निशान में आया BKT के मुकाबले। एक बार ज़रा दिखाना अपोलो टायर्स, दिखाओ स्क्रीन पर। तो अपोलो टायर्स दिखाइए एक बार ज़रा स्क्रीन पर। तो अपोलो टायर,
ठीक है, अपोलो टायर्स एक बार जो दिखा, ये आ गया हर निशान में। बीकेटी इसका पीयर है, बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। अपोलो टायर्स पे एक प्रॉक्सी प्ले ले सकते हैं सर, अगर टायर्स में पोजीशन लेनी हो संतोष सर तो? नहीं, मैं अपोलो टायर को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ये भी अभी अपने स्ट्रक्चर वीक है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, 485 के आसपास सपोर्ट लेगा। उसकी वजह मुझे C8 बेटर लगता है। सबसे बेटर तो ऐसा है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर किसी को पेड ट्रेड करना है तो C8 में लॉन्ग साइड जा सकते हो, बाकी दूसरे टायर स्पेस में आप शॉर्ट साइड देख सकते हो। देखिए अडानी ग्रुप के मैं शेयर्स अभी आपके मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा, अपोलो टायर्स के बारे में सर ने मना कर दिया। C8 पे वो कह रहे हैं कि अगर आपको ट्राई भी करना है किसी पुल बैक के अंदर कोई टायर कंपनी पकड़नी तो फिर C8 पे ध्यान देना। ये अब अडानी ग्रुप के शेयर्स आपके अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। ज़्यादातर अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर गिरावट इस समय 1% से लेके 6.5% तक की है। सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है ATGL अडानी टोटल गैस लिमिटेड। सबसे कम गिरने वाला जो शेयर है वो है अंबुजा सीमेंट, जहाँ पे गिरावट सिर्फ 1% की है, सिर्फ 7 रुपये शेयर नीचे है, 625 का शेयर है। कहने की मेरी बात यह है कि अभी थोड़ा सा आप इसके अंदर रुक के ट्रेड कीजिएगा। कोई भी अडानी ग्रुप के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको भरमार मिलेंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुकने में थोड़ी समझदारी है। मार्केट ने फर्स्ट राउंड की, यानी कि करीब अभी 1 घंटा नहीं हुआ बाजार को खुले हुए, एक लेवल का रोकने के बाद सेलिंग के प्रेशर को बढ़ाया है, या फील कर रहे होंगे अभी अभी में। देखो अब 120 पॉइंट नीचे आई है निफ्टी, थोड़ी देर पहले करीब 70 पॉइंट थी, तो 70 पॉइंट सिर्फ 5 मिनट में गए हैं, है ना। और उसमें ना केवल अडानी ग्रुप बल्कि नॉन अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी कट काफ़ी सीवियर हुए हैं। बीकेटी, अच्छा एक और बात बताइए आप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज ज़्यादा टूटा है एज़ कम्पेयर टू अडानी ग्रुप के, उसका तो कोई लेना देना नहीं है हिडलबर्ग से। तो बस इसी चीज़ के फैक्चुअल चीज़ें अपने माइंड को भी आप समझाते रहिएगा। थोड़ा अभी और वेट करने की ज़रूरत है। मेरे को लग रहा है कि आज बाज़ार वापस से 24,200 को भी टेस्ट कर सकता है, और जिसकी ऑलमोस्ट 31 ही पॉइंट दूर है, और अगर ये ब्रेक करेगा तो 24,000 के रास्ते भी खोलेगा। जल्दी ना कीजिए, अपने लेवल के साथ बैठे रहिए, आपके पास घूम फिर के वो लेवल आ ही जाएंगे, आपको वैसे ही ट्रेड करना है। आगे बढ़े, कुछ और शेयर्स भी हैं, फ्रीडम स्टॉक्स भी हैं हमारे सामने। फ्रीडम स्टॉक्स ले लें क्या? वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलंजकर है प्रोड्यूसर साहब, ले सकते हैं? ठीक है, चलिए फ्रीडम स्टॉक्स लेके आइए एक जरा। विनीत बोलंजकर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो गया 12 तारीख, 15 अगस्त है। 15 अगस्त बृहस्पतिवार को, उस दिन तो छुट्टी होगी, तो उससे पहले कुछ एक अच्छे स्टॉक्स जो हम फ्रीडम स्टॉक्स के कैटेगरी में डाल रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। विनीत सर आपको बता देंगे आज का स्टॉक। विनीत सर नमस्ते, बताइए सर फ्रीडम स्टॉक। मैंने जो पहले भी लास्ट वीक आपको रेकमेंड किया था वही स्टॉक के साथ जाऊंगा मैं, पेटीएम। हमें लगता है कि पेटीएम में वर्स्ट सिनेरियो ओवर हो चुका है, इनका जो बिजनेस है वापस बैक ऑन ट्रैक है, और आप देखोगे कि हाल ही में यूपीआई का लिमिट भी 1 लाख से 5 लाख किया हुआ है, तो इससे भी यूपीआई पेमेंट्स बढ़ेंगे। पेटीएम को यहाँ से फीस आती है, भले छोटे बिप्स आते हैं, और इनके जो बाकी के बिजनेसेस है फॉर्मली ऑन ट्रैक है। इनका लेंडिंग बिजनेस है, इनका साउंड बॉक्स है, और इनका पेटीएम वॉलेट जो बंद है वो कभी भी आगे जाने वाले दिनों में अगर कंपनी डिसाइड करता है कि हमें रीइनिशिएट करना है तो वो कर सकते हैं, इस पे आरबीआई की कोई रोक नहीं है। और हमें लगता है कि ये सारे फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिफोर ईसॉप कंपनी टर्न अराउंड करेंगी ये साल में, और अगले 3 साल में पैट पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको रेकमेंड करेंगे। हमारा 2 से 3 साल का लक्ष्य ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के ऊपर है, लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको 50% अपसाइड ये स्टॉक में आने वाले 1 साल में मिल सकता है। तो आप 750 to 1,000 रुपीज के आसपास के प्राइस टारगेट्स आप 12 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो विनीत सर का एक स्टॉक हो गया। आप पेटीएम, इन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था और हमने आपको चार्ट के जरिए भी बताया था पेटीएम के बारे में। कहेंगे तो मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ पेटीएम का चार्ट, वापस से स्क्रीन पर आप देखिएगा। और विनीत सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने पहले भी ये अडानी ग्रुप के शेयर्स को ट्रैक किया हुआ है, पहले ज़रा पेटीएम दिखाना मेरी स्क्रीन से चार्ट, पेटीएम दिखा दीजिए ज़रा। ये क्या बेस इसका बना हुआ ऑलरेडी सर ने, इसलिए आपको रिकमेंडेशन भी किया है, और इसके अंदर जो वर्स्ट है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटिंग लग रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेस इसका पूरी तरह से तैयार है, और पूरी यू शेप रिकवरी करके एवरेजेस को पार करने पे वापस तैयारी कर रहा है। तो आई होप सो कि ये शेयर आपके काफ़ी काम आएगा, पेटीएम का शेयर।
अच्छा विनीत सर, मैं थोड़ा समय लेके आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। आपने पहले भी अडानी ग्रुप पे रिपोर्ट्स निकाली हुई हैं, जो हाल की अभी हिडलबर्ग का कहना है कि भी एक कंपनी के अंदर सेबी चेयरपर्सन भी इंक्लूड हैं, तो इस पे आपका टेक क्या है? जो हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है और जिस स्टॉक में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है उस पर वो रिपोर्ट निकालता है और उनका यही उम्मीद रहती है कि रिपोर्ट निकलने के बाद स्टॉक प्राइस गिरेगा। इनके ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग वाले जो नॉर्म्स है इनके ऊपर काफी केसेस चल रहे हैं यूएस में, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज आप देखोगे कि इन्होंने जो एक्विजिशंस किए हैं उसका पॉइंट बाय पॉइंट रेब्यूटाल 361 माधुरी एंड धीरज बूच ने भी दिया है और अडानी ने भी डिनाई किया है इसको। तो अभी देखिए लास्ट ईयर जब इन्होंने अटैक किया था अडानी पे, तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सेबी इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट मिल चुका था और अभी जो इनके जो एलिगेशंस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसे लगते हैं और हालांकि उसका इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में और अडानी के ऊपर आ रहा है, हमें लगता है कि ये इतना डीप नहीं रहेगा जितना लास्ट टाइम हुआ था। ये हमें लगता है कि मैच 1-2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है क्योंकि अडानी के शेयर्स इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी कम है और इसमें रिटेल इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत इस पे रिएक्शन आ सकती है। बट ये डिक्लाइन में आपको ये शेयर जरूर खरीदने चाहिए। ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेज है और ये आपको अगले 2-3 सालों में अच्छे रिटर्न देने की संभावना है। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स पे टेक विनीत जी का। पर विनीत जी, ग्रुप में कई सारे काउंटर्स हैं, अगर गिरावट में मौका मिले तो आपकी टॉप बेट कहाँ पे है? तो आपको 3-4 स्टॉक उनमें के जो अगर मैं सजेस्ट करूं तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी एंड अडानी विल्मार अभी काफी अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया विनीत जी, आज हमें फ्रीडम स्टॉक बताने के लिए, जो कि था पेटीएम, और साथ ही अडानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, अपना टेक और अपनी टॉप बेट्स हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए, इस बीच अगर हम देखें तो अडानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स पे तो प्रेशर है ही, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज 5% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल दिखा रहा है। पर इसके अलावा अगर देखें तो फिर से एक बार इंडेक्स लुढ़कता हुआ, निफ्टी 150 अंकों की कमजोरी और निफ्टी बैंक 300 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। इस बीच ग्रासिम जो है वो निफ्टी का टॉप गेनर बन के उभरा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है। एक बार संतोष, ग्रासिम पे ही आपसे टेक लेना चाहेंगे, कैसा दिख रहा है ये चार्ट्स पे, क्योंकि पिछले 10-15 मिनटों में ही थोड़ा सा इसमें पिकअप पकड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये हमने एक ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन देखा, अब लग रहा है कि एक बेस बना रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा जब अपने 50 दिन का मूविंग एवरेज जो करीबन 2630 है उसके ऊपर टिकने में कामयाब होता है। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड मत लीजिए, इसको कंफर्मेशन देने दीजिए 2630 के ऊपर, फिर कोई ट्रेड बनेगा इसमें। लेना है 2600 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके बाद जो है आप एक मूव इसमें देख सकते हैं। पर आज कुछ एक सरकारी काउंटर्स भी कमज़ोर हो रहे हैं और मैं ख़ास तौर से एनटीपीसी को देख रही हूँ। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हम देख रहे थे संतोष, पर फिर से एक बार लुढ़कता हुआ और 400 के भी स्तर रीटेस्ट कर रहा है। क्या ये इन 400 के भी लेवल्स को तोड़ सकता है एनटीपीसी? क्या करना चाहिए इसमें? ये इन्हीं लेवल पे नजर रहेगी। 400 पे इसका ऑप्शन का बेस है और 398 पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो ये 400 से 398 का जोन अगर बचाने में कामयाब हो तो फिर से वहां देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर 398 के नीचे फिसलता है तो स्टॉक में प्रेशर बढ़ेगा और फिर आपको 388 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, एनटीपीसी 400 का एक अहम लेवल है जो कि आपको ट्रैक करना है। ऑप्शंस का भी जो बिल्डअप देखे तो एक अच्छा सपोर्ट है, इसको तोड़े अगर तो और वीक हो सकता है।